हेलो। ओके, फाइन। चलो, लेट्स मूव अहेड। यूनिफॉर्म प्रेशर एंड एरिया ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है। ओके, चलो, लेट्स मूव अहेड। चलो भाई, प्रेशर एंड फोर्स कैलकुलेशन में एक छोटा सा पॉइंट और देखते हैं, और एक छोटा सा थंब रूल है विच आई हैव फाउंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स आइडिया बहुत सिंपल सा है, लेकिन ये हाइड्रोस्टैटिक्स में काफ़ी यूज़ होता है। आगे चल के जब केटीजी एंड गैस लॉज की बात करेंगे, मतलब गैसेस के जब प्रेशर की बात करेंगे, ये चीज़ वहाँ पे भी काफ़ी यूज़ होगी। उसके बाद और अगर आगे चलो ट्वेल्थ पोर्शन वाले पोर्शन में चले जाओ, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी कुछ इलेक्ट्रिकल प्रेशर होता है, वहाँ यूज़ होगी ये चीज़। और अगर आगे बात करते हैं तो मॉडर्न फिजिक्स में या ऑप्टिक्स जिसमें भी आता है, एक रेडिएशन प्रेशर नाम की चीज़ होती है, वहाँ पे भी ये चीज़ यूज़ होगी, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। हो सकता है दो चार जगह और यूज़ हो जाए। देखो, अब ये क्या ऐसी महान चीज़ है? महान नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, लेकिन फंडा ये है कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें आपके पास कुछ भी अजीब सी कर्व सरफेस होती है, उसके ऊपर कोई चीज़ प्रेशर डाल रही होती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ सकता है, मतलब एयर प्रेशर डाल सकती है, या लिक्विड प्रेशर डाल सकता है, या कोई भी चीज़। कई बार ऐसा होता है कि किसी कर्व्ड सरफेस के ऊपर प्रेशर डाल रही होती है, लेकिन ये प्रेशर की वैल्यू यूनिफॉर्म होती है। जैसे अगर मान लो सपोज इफ यू हैव अ लुक एट द फिगर दैट्स देयर ऑन द स्क्रीन। अगर मान लो सपोज मेरे पास एक ऐसा अजीब सा कुछ, मान लो मैंने प्लास्टिक मेल्ट करी, और प्लास्टिक को मेल्ट करके ऐसा जमीन पे थोड़ा थोड़ा करके ऐसा डाल दिया, और उसका मान लो सपोज इस टाइप का, ये अजीब सा टाइप का कुछ प्लास्टिक का शेप बन गया, प्लास्टिक जम गई। अब अगर मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि बताओ एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग अलग जगहों पे कितना होगा, तो आप ध्यान से देखो कि ये अगर इन सारे के सारे पॉइंट्स को देखो, जो ग्रीन कलर के पॉइंट्स हैं, तो इन सब पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली सेम होगी। देखो, ये हमने देखा था कि प्रेशर हाइट के साथ साथ बैरोमेट्रिक फार्मूला जब हमने डिराइव किया था, तो हमने देखा था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाइट के साथ साथ वेरी करता है। बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाइट के साथ साथ तब वेरी करता है जब हाइट बहुत ज़्यादा हो, और स्मॉल हाइट्स के लिए अगर आप देखोगे तो वेरिएशन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो अगर मान लो सपोज इवन अगर आप मान लो अपने एक 12 स्टोरी बिल्डिंग भी लेते हो, तो 12 स्टोरी बिल्डिंग के भी बॉटम और टॉप पे प्रेशर की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम रहेगी। तो देयरफॉर
ऑब्वियसली अगर आप ग्राउंड पे थोड़ी बहुत प्लास्टिक पिघला के डाल दोगे तो उसमें अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर आप 100% बोल सकते हो कि प्रेशर की वैल्यू तो सेम रहेगी। और अगर मान लो सपोज मैं यहाँ पे कुछ जरा सा एरिया लेता हूँ डी ए, तो इसके ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स होगा, लेट अस कॉल इट डी एफ वन, ये हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई डी ए। डायरेक्शन अगर आप देखो तो सब जगह अलग अलग आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड अगर यहाँ पे आप एक डी ए लेते हो या यहाँ पे अगर आप एक डी ए लेते हो, सेम एरिया यहाँ पे भी ले लेते हो, तो इसके ऊपर भी जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन अलग अलग होगा। तो सब जगह अगर आप देखोगे तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के द्वारा लगाया गया जो फोर्स है, जरा जरा से एरियाज के ऊपर सबका डायरेक्शन अलग अलग आएगा, लेकिन सबका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। और हम एक छोटी सी ट्रिक ये निकालने वाले हैं कि अगर कोई ऐसी सरफेस है जिसके ऊपर हर पॉइंट पे प्रेशर का मैग्नीट्यूड सेम है, आई शुड नॉट यूज द वर्ड प्रेशर का मैग्नीट्यूड बिकॉज प्रेशर इज ऑब्वियसली अ स्केलर क्वांटिटी, तो प्रेशर सेम है ये बोलना चाहिए स्ट्रिक्टली स्पीकिंग। अगर हर पॉइंट के ऊपर प्रेशर सेम है, ऑल्दो अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है उसका फोर्स अलग अलग जगह पे, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो यहाँ पे हम एक छोटा सा फंडा ये डिराइव करने वाले हैं कि इस पूरी की पूरी सरफेस के एक्चुअल शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस पूरी की पूरी सरफेस के एक्चुअल शेप को भूल जाओ। ग्राउंड के ऊपर या इस किसी भी प्लेन के ऊपर इसका जो प्रोजेक्शन आता है, जो अभी आप देखो ग्रीन कलर से, मैं लाइट ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं और मोटा कर देता हूं, तो इस सरफेस का जो प्रोजेक्शन आता है जमीन पे, उस प्रोजेक्शन एरिया को ले लो और इट कैन बी शोन दैट कि जो नेट फोर्स होता है इस पूरी की पूरी कर्व सरफेस के ऊपर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां पे मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलने वाला हूं, लेकिन दिस आइडिया इज गोइंग टू बी वैलिड फॉर ऑल यूनिफॉर्म प्रेशर सिचुएशंस। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो नेट फोर्स आता है ये हो जाता है सिंपली एटमॉस्फेरिक प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, ए परपेंडिकुलर लिख दिया, दैट मीन्स एरिया ऑफ प्रोजेक्शन। तो देयरफॉर बड़ी सिंपल सी बात ये होती है कि आप इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को एक सिंपल फ्लैट एरिया से रिप्लेस कर सकते हो, और ये फ्लैट एरिया के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा पी नॉट इंटू ए प्रोजेक्शन। यही अल्टीमेटली इन सारे के सारे छोटे छोटे फोर्सेस dF1 dF2 dF3 जितने भी हैं ये सब के सब, इन सब का वेक्टर सम भी अल्टीमेटली यही आता है, ये बात है। और तो छोटा सा रूल है, ये ध्यान रखना, ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। वापस एक बार क्लैरिटी के लिए वापस बोल देता हूं कि अगर कोई भी सरफेस है इस तरह की कर्व सरफेस, उसके ऊपर हर तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो अगर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नेट फोर्स चाहिए तो इस पूरे के पूरे सरफेस को आप एक फ्लैट सरफेस से रिप्लेस कर दो, उसके प्रोजेक्शन से आप रिप्लेस कर दो, और उस प्रोजेक्शन के ऊपर जो फोर्स लगेगा वही फोर्स आपका एक्चुअली कर्व सरफेस के ऊपर लग रहा होगा, ये बात है। अब प्रूव कैसे करेंगे इसको? बहुत आराम से आप प्रूव कर सकते हो। देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक तरीके से इसको इंटीग्रेशन वाले तरीके से प्रूव करके दिखाता हूं, लेट अस सी। देखो तरीका बड़ा सीधा सा है कि आप एक काम करो कि इस सरफेस के ऊपर मान लो सपोज आप एक जनरल किसी भी पॉइंट के ऊपर एक जनरल एरिया ले लो इस तरीके से, एंड लेट अस से कि ये एरिया हॉरिजॉन्टल से एक एंगल बनाता है थीटा। छोटा सा एक पैच ले लो डी एरिया का विच मेक्स एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। अब देखो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा ये हो जाएगा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय डी ए, और इसका डायरेक्शन अगर आप देखते हो तो डायरेक्शन वुड बी समथिंग लाइक दिस, ये डायरेक्शन आ जाएगा। और हमें ये चाहिए कि इस तरह के सारे फोर्सेस का वेक्टर सम क्या होगा, तो यू नो वेरी वेल कि इसको अगर आप दो पार्ट में रिजॉल्व कर लो, ठीक है, इसको मान लो सपोज मैं रिजॉल्व कर लेता हूँ, इसके कंपोनेंट्स को मैं ग्रीन कलर से दिखाता हूँ। तो अगर आप इसको एक्स और वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लो तो सबसे पहले जरा ये कंपोनेंट्स जो होंगे वो देखते हैं। सी ये एंगल थीटा था, तो यू कैन इजीली सी कि ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। अब ये एंगल थीटा होगा तो जिसमें भी मैं डॉट लगा रहा हूँ दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, और ये एंगल अगर आप देखोगे तो ये वापस थीटा हो जाएगा। तो देयरफॉर यू कैन इजीली सी कि जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा आपका इस फोर्स का कॉस कंपोनेंट, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये आ जाएगा इस फोर्स का साइन कंपोनेंट, ठीक है। ये जो टेढ़ा फोर्स था इसके कॉस और साइन कंपोनेंट आपके पास आ जाएंगे इस तरीके से। एंड नाउ यू कैन सी कि ये जरा जरा से जो फोर्सेस हैं अलग अलग सेक्शंस के ऊपर लग रहे हैं, इन सब का अगर अपने को टोटल वाई कंपोनेंट चाहिए, मतलब इस पूरी की पूरी सरफेस के ऊपर लगने वाला वाई वाला फोर्स अगर आपको चाहिए, तो आप देख लो फोर्स का वाई कंपोनेंट हो जाएगा पी नॉट डी ए कॉस थीटा का इंटीग्रल ओवर द होल सरफेस, ठीक है।
फोर्स का जो y कंपोनेंट था, इस फोर्स को मैं एक सेकेंड के लिए df बोल देता हूँ, ऊपर f लिखा है, इसको भी मैं df कर देता हूँ। तो df cos थीटा का जो इंटीग्रल होगा वो आपको पूरे फोर्स का y कंपोनेंट दे देगा। इसी तरीके से अगर पूरे फोर्स का x कंपोनेंट चाहिए तो dA साइन थीटा का इंटीग्रल कर दोगे तो ये x कंपोनेंट आ जाएगा। और पहले जरा y कंपोनेंट को देखते हैं, बिकॉज सी ऑब्वियसली x कंपोनेंट इज गोइंग टू बी जीरो, बिकॉज हमारी ये जो सरफेस है ये अगर x डायरेक्शन में है तो एटमॉस्फेयर का फोर्स अल्टीमेटली हर चीज़ पे वर्टिकली लगेगा, उसको साइड में खिसकाने की कोशिश नहीं करेगा। बिकॉज ऐसा होता तो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखी हुई चीज़ के ऊपर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसे x डायरेक्शन में भी लग रहा होता तो वो उसको साइड में भी खिसका देता, बट दैट डजेंट वर्क आउट लाइक दिस। तो x कंपोनेंट ऑब्वियसली जीरो है। बाकी y कंपोनेंट को अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो अब आप देखो, ठीक है, नाउ लुक वेरी वेरी केयरफुली। आप ध्यान से ये देखो कि ये dA cos थीटा क्या चीज़ है। इस फिगर को आप देखो, मैं फिगर को थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ अभी आपको। सी आप इसको बड़ा करके देखो कि ये dA है, ये थीटा है। तो dA cos थीटा इज नथिंग बट दिस एरिया, ये जो ग्रीन वाला एरिया होगा। एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि इस dA का हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर जो प्रोजेक्शन है वही अल्टीमेटली है dA cos थीटा, जो हमने जब बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे तो डॉट प्रोडक्ट वगैरह में हमने प्रोजेक्शन का आइडिया देखा था। तो ये जरा सा एरिया है dA cos थीटा। इसी तरीके से अगर मान लो सपोज आप एक एरिया इधर लेते हो तो इसका dA cos थीटा ऐसे हो जाएगा। तो अब आप देख लो कि अगर इसको स्टेप बाय स्टेप लेते हो तो यू विल सी कि ये वाला एरिया, फिर ये वाला एरिया, फिर ये वाला एरिया, इन सारे के सारे जरा जरा से एरिया को अगर आप ग्राउंड पे लेके आओगे तो ये और कुछ नहीं है, ग्राउंड के ऊपर लेके आओगे तो ये सारा अल्टीमेटली यही वाला एरिया हो जाएगा, ये चीज़ है। तो देयरफॉर इसमें से अब मैं पी नॉट को बाहर लेने वाला हूँ, पहले ही बाहर ले लेना चाहिए था, इनफैक्ट पी नॉट को बाहर ले लूँगा। और इंटीग्रल के अंदर जब खाली dA cos थीटा बचता है तो मैं वो सारा आर्ग्यूमेंट लगा देता हूँ जो अभी मैंने 2 मिनट पहले बोला था। तो इंटीग्रल dA cos थीटा इज नथिंग बट टोटल एरिया ऑफ प्रोजेक्शन, जिसको हम ग्राउंड के ऊपर इस तरीके से दिखाएंगे, ये बात है। तो इस तरह से अगर आप चाहो तो इस रिजल्ट को बड़े आराम से प्रूव कर सकते हो। fx तो जीरो ही होता है, वो हम कॉमन सेंस से भी बोल सकते हैं, या अगर आप रियली चाहते हो इंटीग्रल कर करके प्रूव करना तो आप उसको प्रूव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज यू कैन सी कि यहाँ पे भी पी नॉट बाहर आ जाएगा, और अगर dA साइन थीटा का इंटीग्रल लोगे तो वो जीरो आ जाएगा, बिकॉज यू विल सी कि dA साइन थीटा मतलब कि ये वाला एरिया हो गया एक तरीके से। अब इन सारे एरियाज को देखो, ये ग्राफ या ये जो एरिया है ये जहाँ से चढ़ा था वहाँ से एक पीक पॉइंट तक पहुँचता है और उसके बाद वापस उधर के नीचे आ जाता है। तो जो पीक पॉइंट है वहाँ तक के अगर मान लो सपोज ये एरियाज पॉजिटिव होंगे वर्टिकल वाले, तो उतने ही नेगेटिव एरियाज आपके बाद में कंट्रीब्यूट होते जाएंगे जब ये ग्राफ नीचे आएगा। ऑल्दो इसकी कोई जरूरत नहीं है इस आर्ग्यूमेंट की, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली ये दिख रहा है कि एक्स कंपोनेंट ऑफ नेट फोर्स विल बी जीरो, बट फिर भी लाइक इफ यू रियली वांट टू गेट इनटू मैथमेटिक्स एंड प्रूव इट, यू विल सी कि जितने पॉजिटिव dA साइन थीटा आएंगे जब ऊपर चढ़ोगे, उतने ही नेगेटिव dA साइन थीटा आएंगे जब आप सेम लेवल तक नीचे आओगे। तो कुल मिला के dA साइन थीटा का इंटीग्रल अगर आप देखोगे तो जीरो हो ही जाएगा, और कुल मिला के जो फाइनल रिजल्ट बनता है वो ये बनता है कि किसी भी कर्व्ड सरफेस को अगर आपने यूनिफॉर्म प्रेशर वाली रीजन के अंदर रखा है, ध्यान रखना कि जब मैं यूनिफॉर्म प्रेशर बोलता हूं तो इसका मतलब ये होता है कि इस सरफेस के ऊपर हर पॉइंट के ऊपर प्रेशर का बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन प्रेशर का मैग्नीट्यूड सेम है। उस प्रेशर द्वारा लगाया गया फोर्स जो dF1 dF2 dF3 होते हैं वो सब अलग अलग हो सकते हैं डायरेक्शन में, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर हर जगह अगर सेम है तो आप ये बोल सकते हो कि ये आइडिया एप्लीकेबल होगा। और ये देखना कि ये बहुत जगह ऐसे होता है, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर या गैसेस के प्रेशर में तो होता ही है, बिकॉज गैसेस की डेंसिटी इज वेरी लेस। तो जो ρgh वाला अगर हाइट के साथ साथ अगर आप देखो तो ρgh वाला जो प्रेशर वेरिएशन होता है दैट प्रेशर वेरिएशन इज वेरी स्मॉल। तो गैसेस के केस में तो यूनिफॉर्म प्रेशर लगता ही है, लेकिन आगे चल के हम देखेंगे कि बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ होगी। इलेक्ट्रोस्टैट्स में इलेक्ट्रिकल प्रेशर होगा, किसी कंडक्टर के ऊपर अगर चार्ज डाल देते हो तो वो चार्जेस दूर भागने की कोशिश करते हैं, तो वो कंडक्टर के ऊपर एक प्रेशर टाइप का बनाते हैं जो उसको फुलाने की कोशिश करता है, और ये सब आप 12th में देखोगे। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर हो जाएगा, फिर लाइट अगर किसी भी लाइट की बीम किसी चीज़ को हिट करती है तो धड़ाधड़ ये फोटॉन्स आ रहे होते हैं। फोटॉन्स अगर किसी सरफेस को हिट करते हैं तो यू कैन ईजिली सी कि वो सरफेस फोटॉन को रोक देगी। तो फोटॉन को अगर आप रोकोगे तो फोटॉन का भी एक तरह से आपके ऊपर कुछ फोर्स लगेगा, फोर्स अपॉन एरिया करोगे तो प्रेशर बन जाएगा। तो इस तरह का जो प्रेशर आता है उसको आगे चल के हम रेडिएशन प्रेशर बोलेंगे। तो रेडिएशन प्रेशर के केस में भी ये चीज़ यूज़ होती है, बहुत जगहों पे ये चीज़ यूज़ होती है। तो ये ध्यान रखना कि
यूनिफॉर्म प्रेशर जैसे ही अगर किसी क्वेश्चन में दिखता है और आपको फोर्स निकालने को बोला है, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम है कि बड़ी वाली स्माइल करनी है। मेंटली चाहे तो स्माइल कर लो, अगर एग्जाम में ऐसे हंसना नहीं चाहते हो तो सबसे पहले तो स्माइल करना है, बिकॉज यू नो दैट कि इसके लिए हमारे पास टेक्निक रेडी है। और फिर फटाफट ये टेक्निक लगा के आपको आंसर निकाल लेना है। और छोटा सा क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं इसके ऊपर। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने क्या किया है कि मान लो सपोज मेरे पास ये ग्रीन कलर से तो ऐसे टेबल की सरफेस है एक, और उसके ऊपर मैंने एक सॉलिड कोन टाइप का मैंने लगा के चिपका दिया है ऐसे। अब क्वेश्चन ये है कि इस कोन की जो कर्व्ड सरफेस है, ये यू कैन सी कि एटमॉस्फेयर की जो एयर है वो इस कर्व्ड सरफेस को हर साइड से प्रेस करेगी। इस कर्व्ड सरफेस के ऊपर दबाव बना जाएगा एंड यू कैन इजीली सी कि इस दबाव का बाय सिमेट्री यू कैन सी कि इस दबाव का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो कैंसिल हो जाएगा आपस में, वर्टिकल कंपोनेंट्स आपके ऐड होंगे। तो ये सारे के सारे जरा जरा से एरियाज अगर आप लोगे तो इन सबके ऊपर वर्टिकल फोर्सेस ऐड अप होते जाएंगे। और क्वेश्चन ये है कि ये पूरा का पूरा अर्थ का एटमॉस्फेयर, पूरी कायनात इस कोन को कितने फोर्स से नीचे दबाने की कोशिश कर रही है, ये क्वेश्चन है। तो वर्टिकल फोर्स एटमॉस्फेयर का कितना होगा, और आप देख लो कि हमारे लिए ये बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, बिकॉज कुछ करना ही नहीं है। हमें पता है कि इस पूरे के पूरे कोन की कर्व सरफेस से हमें कुछ नहीं करना। इस पूरी सरफेस को आप एक प्लेन प्रोजेक्शन से रिप्लेस करो। ये जो ग्रे कलर से मैंने दिखाया था, जिसको भी मैंने लाइट ग्रीन कलर से शेड टाइप का किया था, तो ये वाला जो एरिया है, ये सर्कुलर एरिया, ये अल्टीमेटली कोन की कर्व्ड सरफेस का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है। तो अगर आपको चाहिए आपको ये चाहिए कि एटमॉस्फेयर का नेट फोर्स है कोन पे कितना, तो सिंपली प्रेशर लो एटमॉस्फेयर का और सर्कल का एरिया लगा दो, जो क्लास 3rd या 4th में देखा था, पाई आर स्क्वायर, और उससे मल्टीप्लाई कर दो। ये फटाफट आपके पास आ जाता है फोर्स। तो एटमॉस्फेयर कोन की कर्व्ड सरफेस के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स हो जाएगा सिंपली पी नॉट मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। और बाकी देखो, ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ लिया होगा गैसियस स्टेट वगैरह में कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज समथिंग लाइक इट्स वेरी हाई, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इवन मान लो अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका एरिया अगर मान लो 1 मीटर स्क्वायर भी है, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं होता है, लेकिन कोई बहुत छोटा भी नहीं होता है, नॉर्मल सा एरिया है, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है। तो आप देख लो कि 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो लगेगा 10⁵ न्यूटन्स। अब 10⁵ न्यूटन्स की भी फील ला के देखो। 10⁵ न्यूटन्स को अगर आप एक तरीके से mg से इक्वेट करते हो तो दिस इज इक्विवेलेंट टू अप्रॉक्सीमेटली 10⁴ kg, दैट इज 10,000 kg। अब आप खुद ही सोच के देखो, जितना भी जिम जाते होगे 10,000 kg तो नहीं उठा पाते होगे, ये मुझे पता है। तो 10,000 kg बहुत होता है, लेकिन अगर 1 मीटर स्क्वायर का एरिया अगर आप देखो तो इस पे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁴ kg का हमेशा पड़ता रहता है। और हम बचपन से ही, शुरू से ही बाय बर्थ इतना प्रेशर उठा के घूमने के आदी हैं। तो अब आप सोच लो कि आईटी का प्रेशर तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। इतना प्रेशर तो आप बचपन से उठा के घूम रहे हो। तो थोड़ा सा अगर आईटी का प्रेशर और भी हो गया तो कोई टेंशन की बात नहीं, अपन मैनेज कर लेंगे, सब बढ़िया होगा। सो दैट्स बेसिकली द थिंग। एंड यू नो वेरी वेल कि किसी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर या यूनिफॉर्म प्रेशर वाली सिचुएशन में हम किसी भी कर्व्ड सरफेस के ऊपर फोर्स निकालते हैं किस तरीके से, एंड इट इज लकीली वेरी वेरी इजी। सिंपल प्रोजेक्शन एरिया लोगे और आपका काम 100% हो जाएगा। तो ये सबसे पहले तो हमने ये देख लिया है अभी तक, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात कर ली है। प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अपने आप में एक इंटरेस्टिंग फंडा है। उसके बाद उस प्रेशर की वजह से जो फोर्सेस लगते हैं, हमने उन फोर्सेस की भी काफ़ी बात कर ली है। अब फोर्सेस के साथ साथ हमने घूमते फिरते टॉर्क्स वगैरह की भी बात कर ली थी वहीं पे। नाउ इट इज़ टाइम टू हैव अ लुक एट अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। तो अब मैं आपको कई सारे एग्जाम्पल्स लेके देने वाला हूँ एंड दिखाने वाला हूँ, और इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम अपनी ऑलरेडी जो थ्योरी देखी है, थोड़े एग्जाम्पल्स वगैरह मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ थ्योरी पढ़ाते टाइम बीच बीच में, उस चीज़ को हम थोड़ा सा और बूस्टअप करने वाले हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये एग्जाम्पल्स जो अभी मैं लेने वाला हूँ, शुरू में हो सकता है एक आध थोड़ा सिंपल एग्जाम्पल आ जाए, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली मैंने थोड़े टफ एग्जाम्पल्स ले लिए हैं। तो एग्जाम्पल लेने के बाद मुझे समझ में आया कि यार थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, बट मैंने कहा ठीक है यार, इफ आई एम डीलिंग विद द अपर मोस्ट क्रस्ट ऑफ द आईटी जेईई प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, वो चलेगा, ज़्यादा ईजी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर चीज़ें बोरिंग हो जाएंगी। तो चलो अब चलते हैं और कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स मैं आपको लेके दिखाने वाला हूँ। और इनमें स्ट्रैटेजी हमारी वही रहेगी हर बार की, पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा खुद से ट्राई करके देखो, सीधे सॉल्यूशन मत सुनना। सबसे पहले क्वेश्चन दिखाते ही मैं थोड़ा सा बोलूँगा, उसके बाद वीडियो को पॉज कर देना। पॉज करने के बाद क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करो, कोशिश करो बन जाए, नहीं तो फील आ जाए थोड़ी सी। उसके बाद इफ रिक्वायर्ड हैव अ लुक एट माय सॉल्यूशन।
और सॉल्यूशन में भी पूरा सॉल्यूशन अपने को सुनने की जरूरत नहीं है, आप उतना मेन चीजें सुनो जिसमें कंसेप्ट आता है। कैलकुलेशंस जहाँ पे आएंगे वो आपको खुद करने हैं, कंसेप्चुअल पार्ट्स आप देख लो, फिर वीडियो पॉज कर दो, फिर दोबारा अटेम्प्ट करो। इस तरीके से कोशिश ये करो कि जितना मिनिमम मुझसे लेके आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हो वो आप कर लो। लेकिन फिर भी अगर मान लो पूरा सॉल्यूशन सुनना भी पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व्ड एग्जांपल्स में आप टीचर से जितनी हेल्प लेना चाहो लो। और उसके बाद जब अनसॉल्व क्वेश्चंस आप करोगे बैंक वगैरह से, वो फिर आपको डेफिनेटली खुद से बनने चाहिए। सो विद दिस लेट अस मूव अहेड एंड लेट अस हैव अ लुक एट दीज सॉल्व्ड एग्जांपल्स। चलो भाई, सॉल्व्ड एग्जांपल्स में सबसे पहले क्वेश्चन में तो अपना वो कोन वापस आ गया है, लेकिन अब की बार ये कोन सॉलिड नहीं है, अब की बार ये कोन हॉलो कोन है। और सिचुएशन ये है कि इस कोन के अंदर कुछ पानी भरा हुआ है। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो कुछ पानी, लिक्विड, चाय कुछ भी भरी हुई इस तरीके से। और ये मैंने देखा था, आई डोंट रिमेंबर वेयर आई सॉ दिस, लेकिन कुछ जगहों पे मैंने देखा था कि ये लोग चाय बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से सर्व करते हैं। इनके पास एक पतली सी, मतलब कम हाइट की एक बोल टाइप की होती है, छोटी सी चाय रखते हैं, ग्लास के अंदर चाय रखते हैं, स्टील के ग्लास के अंदर, और उसको उल्टा करके आपको दे देते हैं एंड देन यू आर सपोज टू ड्रिंक इट इन सम वे। सो एंड समहाउ आइडिया तो ये होगा कि अगर आप एक ग्लास को उल्टा कर दोगे तो उसके अंदर की चाय गिर जानी चाहिए, बट समहाउ जब तक आप उस ग्लास को खींचते नहीं हो तब तक मैजिकली वो चाय अपनी जगह पे रहती है एंड सो ऑन। जिन लोगों ने ये चीज़ देखी है, एक्सपीरियंस करी है, दे वुड नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और बाकी लोग जरा इस फिगर को देख सकते हो कि सिचुएशन बेसिकली ये रहती है, वो लोग जो चाय सर्व करते हैं उनका कंटेनर कोनिकल नहीं होता है। कंटेनर कोनिकल तो मैंने बस प्रॉब्लम को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कर दी है, बट बाकी सिचुएशन यही रहती है। अब यहाँ सिचुएशन ये है कि मेरे पास एक ब्लू कलर की ऐसे हॉरिजॉन्टल टेबल की सरफेस टाइप की कुछ है, और इसके ऊपर मैंने कोनिकल, हॉलो कोनिकल कंटेनर को उल्टा करके रखा है। और इसके अंदर पूरा अगर आप देखोगे तो इस पूरे कंटेनर के अंदर ऐसे मैंने एक लिक्विड भर दिया है। इस लिक्विड की डेंसिटी है रो। कोन की हाइट, कोन का रेडियस वेडियस वो सब तो दे दिया जाएगा अपने को, और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको और गिवन है पी नॉट। ये सारी चीज़ें आपको गिवन है। और क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मिनिमम मास ऑफ द कोनिकल कंटेनर दैट इज नीडेड फॉर इक्विलिब्रियम। ये क्वेश्चन है। नाउ सबसे पहले थोड़ा सा सोच लेते हैं, समझ लेते हैं कि भाई प्रॉब्लम में पूछ क्या रहे हैं, वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्यूशन पे आएंगे। देखो आइडिया ये है कि अगर कोन के अंदर आप किसी भी जगह पे बैठ जाओ, कोन की सरफेस के ऊपर आप किसी भी जगह पे बैठ के देखोगे तो जैसे ये मैंने रेड कलर का जो डॉट बनाया है, यहाँ पे अगर आप देखो तो कुछ ना कुछ प्रेशर तो होगा। और ये प्रेशर यू नो वेरी वेल कि कोई भी लिक्विड किसी भी सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लगाता है वो हमेशा ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाता है। तो देयरफॉर यहाँ पे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस से टकरा टकरा के इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे होंगे इस डायरेक्शन में। इसी तरीके से एक और मॉलिक्यूल देखोगे तो ये सरफेस के इस पॉइंट के ऊपर फोर्स लग रहा होगा ऐसे। और सिमिलरली अगर आप देखो तो बाकी पॉइंट्स के ऊपर भी फोर्स कुछ कुछ इसी तरीके से लग रहा होगा। जैसे जैसे नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। अगर प्रेशर बढ़ता जाएगा तो यू कैन ईजिली सी कि ये फोर्सेस भी और बड़े होते जाएंगे। लेकिन इन सब का डायरेक्शन अगर आप देखो तो डायरेक्शन आपका कुछ इस तरीके से रहने वाला है। एंड इट्स वेरी इजी टू सी कि इन सारे के सारे फोर्सेस का वेक्टर सम करोगे तो ये सब वेक्टर सम आपका ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा और हॉरिजॉन्टल पार्ट कैंसिल हो जाएगा, वो तो ऑब्वियस है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोन के अंदर की सरफेस के ऊपर अगर मैंने पानी भर रखा है तो ये सारे के सारे पानी के मॉलिक्यूल कोन के हर पॉइंट को ऊपर पुश करने की कोशिश करेंगे। यू मतलब कोन को एक तरह से ओवरऑल अगर आप देखोगे तो पानी का जो प्रेशर होगा वो कोन को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। और इसके साथ साथ अगर आप देखो तो कोन का कुछ वेट होगा, कोन का जो वेट होगा वो वेट इसको नीचे लाने की कोशिश करेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर चलो मैं नेग्लेक्ट कर देता हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो एक क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन मैं कर देता हूँ, नेग्लेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और तो देयरफॉर यू विल सी कि अंदर का जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होगा ये कोन को उठाने की कोशिश करेगा, और कोन का जो वेट है mg वो कोन को नीचे बिठाने की कोशिश करेगा। नाउ यू कैन इजीली सी कि अगर जो ग्लास आपने लिया है वो बड़े हल्के मटेरियल का है तो mg कम होगा, और हो सकता है कि ये जो फोर्सेस हैं ये कोन को ऊपर उठा दें। अब जैसे ही कोन हल्का सा भी ऊपर उठेगा यू नो वेरी वेल कि ये पानी सारा का सारा यहाँ से लीक आउट हो जाएगा और सबका सब सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी एंड द सिचुएशन विल एसेंशियली कोलैप्स। लेकिन
अगर मान लो सपोज mg सफिशिएंटली लार्ज होगा और mg इस हाइड्रोस्टैटिक अपवर्ड फोर्स को बैलेंस कर ले जाता है तो ग्लास अपनी जगह पे टिका रहेगा या कोन अपनी जगह पे टिका रहेगा। तो ये सिचुएशन होती है। तो वो जो चाय वाली बात मैं कर रहा था, कुछ लोग इसी तरीके से जो शेप होता है ये उनका बस सिलेंड्रिकल होता है, इस तरह के कंटेनर के अंदर वो चाय सर्व करते हैं। एंड आई विल शो यू क्या करते हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने पहली बार देखा था तो आई फाउंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग। इस तरह से होती है चाय, ये चाय भरी होती है पूरी अंदर, और ये आपका साइड में ऐसे एक बोल होती है, और जो कंज्यूमर होता है, कस्टमर जो होता है, उसको ये इस तरीके से दी जाती है। और उसका टारगेट ये होता है कि वो जैसे ही अपने हाथ में चाय आएगी, अब ऑब्वियसली ऐसे तो पी नहीं सकते, तो वो क्या करता है, वो इस ग्लास को उठा लेता है। ग्लास को हाथ से उठा लोगे तो चाय पूरी यहाँ पे आ जाती है, और इसके बाद यहाँ पे से आप इसे सिप कर करके पी सकते हो। दैट्स द वे इट फंक्शंस। और तो चाय तो ठीक है, बट आई ऑलवेज फाइंड दिस मैकेनिज्म ऑफ सर्विंग द टी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज ये बिल्कुल हमारी फिजिक्स के साथ बड़े अच्छे से मैच करता है। तो अभी आप देखो, कैलकुलेशंस पे आते हैं। इस प्रॉब्लम में फंडा समझना इंपॉर्टेंट है। अगर फंडा समझ गए हो तो अभी आगे देखना कैलकुलेशंस ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाले। कैलकुलेशंस बस इतने होने वाले हैं अपने कि इस कंटेनर के ऊपर लगने वाला जो नेट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है उसको हम mg के साथ बैलेंस करेंगे, ये बात है। और हमारा ये करने से काम हो जाएगा। अब हमें बेसिकली ये निकालना है कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा। और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालने का एक बच्चों वाला तरीका, तो बच्चों वाला तो नहीं, बड़ों वाला तरीका तो ये है कि आप इसे इंटीग्रेट करते बैठो। बिकॉज आप ये देख लो कि थोड़ी देर पहले जो लास्ट प्रॉब्लम थी हमारी, उसमें भी मैंने कोन लिया था, लेकिन उस कोन के ऊपर हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स निकालना था। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह लगभग कॉन्स्टेंट रहता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली यहाँ से नीचे आते आते अच्छा खासा वेरी करेगा। सारा गेम ही उसी वेरिएशन का है। तो देयरफॉर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या किसी वेरिएबल प्रेशर वाली स्कीम में आप उस प्रोजेक्शन एरिया ये वो करके नहीं कर सकते, आपको कुछ अच्छे तरीके से कैलकुलेशंस करने होंगे। तो अब अगर मेरे को हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर निकालना है तो एक ऑब्वियस था तो आइडिया ये है कि आप ऐसा स्लाइस लेके डीएफ निकाल के उसका वर्टिकल कंपोनेंट लेके इंटीग्रेट करो, जो हम एब्सोल्युटली नहीं करने वाले हैं बिकॉज वी हैव बेटर मेथड्स। तो क्या करेंगे भाई, ये नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे वो देखते हैं। देखो, हमें ये फोर्स निकालने के लिए बस एक सिंपल सा काम करना होगा। कोनिकल कंटेनर के अंदर जितना पानी भरा है उस पानी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। ठीक है, ध्यान से देखो, मैं ये नहीं बोला कि कंटेनर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। स्टील का कंटेनर रहेगा तो उसका नहीं, उसके अंदर भरे हुए पानी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। और पानी है तो इसीलिए मैं इसको ब्लू कलर से दिखाता हूं। ये पानी अंदर का, इस पानी का बना हुआ फ्री बॉडी डायग्राम। यू विल सी कि अगर ये पानी कोनिकल सरफेस के ऊपर, स्टील की सरफेस के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा था हाइड्रोस्टैटिक, तो स्टील की सरफेस इसके ऊपर पलट के सेम फोर्स लगाएगी बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। एक बात। दूसरा, अगर आप देखो तो इस पानी का अपना खुद का वेट है, तो इस पानी को ग्रेविटी भी नहीं छोड़ेगी, ग्रेविटी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी mg, दूसरा फोर्स। और तीसरा, अगर आप देखो तो ये सारा का सारा पानी कहाँ टिका है, ये सारा का सारा पानी इस टेबल की सरफेस के ऊपर टिका हुआ है। तो ये टेबल की सरफेस भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगी। ये मैं दिखा देता हूँ। टेबल की सरफेस का जो फोर्स होगा इसको कुछ भी F बोल देते हैं, और ये हो जाएगा आपका प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। सी, गुड थिंग अबाउट दिस इज दिस कि ये सरफेस के ऊपर तो एटलीस्ट प्रेशर एक जैसा है, रो जी एच वाला प्रेशर एक जैसा है। तो दिस प्रेशर विल बी रो जी एच, और इनटू एरिया कर दोगे तो ये आ जाएगा, जिसको हम वैसे अगर सॉलिड होता तो इसको हम नॉर्मल रिएक्शन बोल देते, टेबल से जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। बट लिक्विड है तो हम नॉर्मल रिएक्शन नहीं बोलेंगे, हम इसे प्रेशर इनटू एरिया करके फोर्स निकालते हैं। तो आप ये देख लो कि अगर कंटेनर के अंदर भरे हुए पानी का एफबीडी बनाते हो तो ये तीन फोर्सेस आते हैं। एक ग्रेविटी का फोर्स, और कंटेनर और पानी के बीच का जो फोर्स था ये हमें निकालना है अल्टीमेटली। ये निकालने के लिए सारा का सारा युद्ध चल रहा है अभी यहाँ पे। तो ये वाला फोर्स, और इसके साथ साथ जिस टेबल के ऊपर पानी बैठा हुआ है वो टेबल जो वर्टिकल फोर्स लगाएगी वो वर्टिकल फोर्स हो जाएगा इतना। और ये तीनों मिला के अभी बैलेंस होने वाले हैं। तो अब आप देखो, प्रेशर इंटू पाई आर स्क्वायर, प्रेशर की वैल्यू भी मैं डाल ही देता हूँ। प्रेशर हो जाएगा आपका रो जी एच, वेयर एच इज द हाइट ऑफ कंटेनर, आर वॉज द बेस रेडियस, रो आपका था डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो ये हो जाएगा आपका प्रेशर इंटू पाई आर स्क्वायर, ये है अपवर्ड फोर्स। बाकी दोनों डाउनवर्ड फोर्सेस हैं mg प्लस हाइड्रोस्टैटिक फोर्स।
तो यू कैन इजीली सी कि जो हमें अननोन हाइड्रोस्टैटिक फोर्स था वो मिल जाएगा ऐसे, रो जी एच इंटू पाई आर स्क्वायर तो है ही, माइनस एम जी। एम जी, अब एम का मतलब होता है मास, पानी का मास अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, कौन का वॉल्यूम हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये जो चीज़ है जिसको भी मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, ये जो चीज़ है ये हो जाती है आपकी मास ऑफ वाटर इंटू जी, ये कर दो। तो ये चीज़ कर दोगे तो आप देख लो कि अब ये इसमें एक आध जो कॉमन वॉमन लेना हो चीज़ है वो ले सकते हो, और बाकी यू कैन इजीली सी कि ये हमारे पास आ गया है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं चलो इसको, तो यू विल सी कि पूरा का पूरा पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो जी सब कॉमन आ जाएगा, तो रो जी एच इंटू पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा 1 - 1/3 विच विल बी लाइक 2/3। तो थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं इसको, ये आ गया हमारे पास क्या चीज़, ये हमारे पास आ गया है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइड बाय वाटर ऑन द कंटेनर इन अपवर्ड डायरेक्शन, एंड इन द एंड यू नो वेरी वेल कि बस यही चीज़ अल्टीमेटली एम जी को बैलेंस करेगी। तो अब लास्ट में ये पानी का एफ बी डी में हटा देता हूँ, अब मैं फाइनली बनाता हूँ किस चीज़ का फ्री बॉडी डायग्राम, जो स्टील का कंटेनर था, जो कोनिकल कंटेनर था, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं मान लो ब्लैक कलर से। तो ये जो कंटेनर था, इस कंटेनर के ऊपर अगर आप देखो, अब कंटेनर का मास अगर m है तो कंटेनर के ऊपर mg लगेगा, और कंटेनर के ऊपर ये अल्टीमेटली हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, एंड फॉर इक्विलिब्रियम दीज टू गाइस शुड बी इक्वल। तो बस mg इक्वल टू 2/3 रो जी एच इंटू पाई आर स्क्वायर, ये कर दो। और इस इक्वेशन में आप देख लो, इस इक्वेशन में अपने को निकालना क्या है, इस इक्वेशन में अल्टीमेटली अपने को m निकालना था, तो यू कैन जस्ट कैंसिल g ऑन बोथ द साइड्स और ये मास आ जाता है। तो इतना हैवी कंटेनर अगर आप लोगे तब तो ये टिका रहेगा जस्ट, और टू बी ऑन द सेफर साइड इससे थोड़ा सा 10% ज़्यादा हैवी लोगे तो थोड़ा सेफली टिका रहेगा। लेकिन अगर इससे इतना सा भी कम मास हुआ कंटेनर का तो लिक्विड उसको ऊपर उठा देगा, फिर लिक्विड साइड से निकल जाएगा, और इस तरीके सिचुएशन में इक्विलिब्रियम आ ही नहीं पाएगा। तो आप ये देख लो कि जो हमने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स ये सब निकाले हैं, इसकी थ्योरी हमने देखी है, इसके ऊपर बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स बन सकती हैं, एंड दिस वाज वन एग्जांपल। और आगे चलते हैं, लेट मी शो यू अनदर नाइस एग्जांपल। अब देखो ये भी बड़ा बढ़िया सा एग्जांपल है, और ये सबने करके भी देखा होगा, आई डोंट नो व्हाई पीपल डू इट, लेकिन जनरली मैंने देखा है कि जनरली कभी भी मान लो सपोज आपको एक पानी की बकेट दे दिया जाए और उसके साथ एक मग दे दिया जाए, तो पता नहीं क्यों लोग ये काम करते हैं कि मग को उल्टा करके पानी की बकेट के अंदर डिप करने की कोशिश करते हैं, पता नहीं इंसानों को इसमें क्या मजा आता है, लेकिन करते सब हैं। तो वही सिचुएशन है यहाँ पे कि मेरे पास एक बड़ी सी बकेट है इस तरीके की, और ये मेरे पास एक कंटेनर है, मग टाइप का है, मग को मैंने उल्टा करा है और उल्टा करके मैं इसे पानी के अंदर घुसाने वाला हूँ। एंड एवरीबडी नोज दिस कि पानी के अंदर इसको घुसाने में थोड़ा फोर्स लगता है, ऐसे अपने आप नहीं चला जाएगा। जब इसको पानी के अंदर प्रेस करते हो तो पानी कुछ जिसको हम शायद बॉइंट फोर्स वगैरह बोलते हैं वो लगा के इसको ऊपर पुश करता है। और यहाँ पे हम उसके ऊपर एक छोटी सी प्रॉब्लम बनाएंगे, और इस प्रॉब्लम में कोई बहुत ज़्यादा बॉइंट फोर्स वगैरह यूज़ नहीं होने वाला है, हम अपने नॉर्मल तरीकों से इसको सॉल्व कर लेंगे। हमने ऑफिशियली भी बॉइंट फोर्स देखा भी नहीं है, हम प्रेशर और उसके फोर्सेस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये है कि भाई कितना फोर्स F लगाना होगा हमें अपने हाथ से, कितना अपने को हाथ से फोर्स लगाना होगा ताकि हम इस पूरे के पूरे कंटेनर को पानी के अंदर पुश कर सके। मतलब बेसिकली कंटेनर की पोजीशन ये हो जानी चाहिए, कंटेनर की जो टॉप सरफेस है उसको पानी के लेवल पे लाने के लिए हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। और डेंसिटी वेंसिटी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये वो जो चाहिए वो सब हम एज्यूम कर लेंगे, वो दिक्कत नहीं है। चाहिए तो मैं वैल्यूज़ दे देता हूँ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लो P0 है, ये जो कंटेनर है इसका हाइट मैं आपको दे देता हूँ, ये हाइट h है, ये सरफेस एरिया A है, पानी का डेंसिटी रो है, और कुछ चीज़ चाहिए तो हम एज्यूम कर लेंगे ड्यूरिंग द सॉल्यूशन, लेकिन ये अपनी सिचुएशन है। अब क्या करेंगे इसमें, किस तरीके से जाएंगे, देखो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, जरा अपनी फिगर बना लेते हैं। सी मान लो कंटेनर को हम पानी के अंदर प्रेस कर चुके हैं ऑलरेडी, और कंटेनर को प्रेस करने के बाद कंटेनर की सिचुएशन मैं दिखा देता हूँ ऐसे, जो रेड कलर से मैंने दिखाया है ये कंटेनर की फाइनल सिचुएशन है। अब एक पहली चीज़ ये देखो कि कंटेनर के अंदर जितनी एयर है,
कंटेनर के अंदर ये इतनी एयर थी शुरू में, और अगर आप इसको इसी पोजीशन में रख के ऐसे सीधे अंदर पानी के अंदर डाल दोगे तो ये एयर ट्रैप हो गई। ऐसी कई बार होता है कि मग्गे को आप प्रेस करते हो नीचे और उसमें अगर जो मग है वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है तो थोड़ी सी एयर बबल बन के बाहर एस्केप कर जाती है। वो सब हम नहीं होने दे रहे, हम बिल्कुल केयरफुली इसको वर्टिकली पानी के अंदर प्रेस कर रहे हैं। तो ये जो एयर है इसके अंदर ये ट्रैप हो गई है। लेकिन ये एयर जब तक यहाँ पे थी तब तक ये एटमॉस्फेयर प्रेशर पे थी। जब ये नीचे लेके जाओगे इसको तो नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ता जाएगा, बिकॉज एटमॉस्फेयर के साथ साथ पानी का भी प्रेशर आएगा। और अगर किसी भी गैस के ऊपर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो गैस का सबसे पहला रिएक्शन होता है कि भाई मेरे ऊपर प्रेशर डाला है, आई विल कंप्रेस माई सेल्फ। तो जो गैस है वो कंप्रेस हो जाती है। तो यू कैन सी कि जब ये पानी थोड़ा सा, जब ये कंटेनर नीचे आ जाएगा तब आप देखो, अब मैं जो रेड कलर से शेड कर रहा हूँ ये गैस है, ये एयर है बेसिकली। तो प्रॉब्लम ये आएगी कि ये एयर अपने ओरिजिनल वॉल्यूम में नहीं रहेगी, ये ओरिजिनल वॉल्यूम से थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगी यूँ। तो अभी सिचुएशन ये है कि कंटेनर को आपने पानी के अंदर पूरा सबमर्ज कर दिया है, ये हाइट तो h ही रहेगी, लेकिन जो गैस है वो थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगी। मान लेते हैं कंप्रेस होके गैस का जो ये फाइनल हाइट रहेगा इसको एक सेकेंड के लिए बोल देते हैं x। ठीक है, गैस की हाइट को हम बोल देते हैं x। ओके, और इस पोजीशन में हम देखते हैं, जरा इस कंटेनर का फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप ये भी देख लो कि गैस अगर कंप्रेस हुई है तो हमने पहले ही देखा था कि उसका रीज़न ये था कि गैस का प्रेशर बढ़ गया है। अब ये जो प्रेशर होगा, इनिशियली तो गैस का प्रेशर P0 था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गैस का प्रेशर कुछ ज़्यादा हो गया है। लेट अस से कि गैस का प्रेशर फाइनली P हो गया है। तो मैं जो कह रहा था कि हम इस कंटेनर का जरा फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखते हैं एक बार। तो अभी देखो, कंटेनर का अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो कंटेनर के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस है। सी देयर विल बी सम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आल्सो, लेकिन ऑब्वियसली वो सब तो कैंसिल होने वाले हैं, तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट देम। कंटेनर के ऊपर सबसे पहला फोर्स तो भाई हमने ही लगाया था अपने साइड से, अपने हाथ से एक फोर्स लगाया था F, तो वो तो है ही, नो डाउट अबाउट दैट। इसके साथ साथ mg भी लगता है वैसे तो, लेकिन कंटेनर का मास की तो क्वेश्चन में कोई बात ही नहीं हुई है, तो इसका मतलब है कि मास को तो नेग्लिजिबल मान लेंगे। और बाकी आप देखो, इसके साथ साथ बाकी आप देखो, तो बाकी देखते हैं कि कंटेनर के अंदर अब जो एयर है, इस एयर का प्रेशर अगर मान लो P है, तो लुक एट द टॉप सरफेस ऑफ कंटेनर। ठीक है, अब इसको अलग कलर से दिखाता हूं मैं आपको। यहाँ से जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये अपने प्रेशर द्वारा इस सरफेस को पुश करेंगे, और ये जो ग्रीन कलर के मैंने छोटे छोटे एरोज बनाए हैं, इनकी वजह से जो फोर्स होगा ये हो जाएगा प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। एरिया मतलब टॉप एरिया जो है उसका एरिया, टॉप सरफेस है उसका एरिया। फिर इसी तरह से ब्लू कलर से मैं आपको अभी कुछ एरोज दिखा रहा हूँ, और यू विल सी कि जो कंटेनर की टॉप सरफेस है, ये मान लो जो मेरा हाथ है ये कंटेनर की टॉप सरफेस है, इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक एयर है और इसके नीचे वो एयर है जो ट्रैप हो गई है। एटमॉस्फेरिक एयर भी कुछ प्रेशर लगाएगी, और जो नीचे वाली एयर है उसका प्रेशर एटमॉस्फेयर से भी ज़्यादा होगा, तो वो भी और कुछ अपना फोर्स लगाएगी। अब नीचे वाली जो एयर है उसके फोर्स को मैंने ग्रीन एरो से डिनोट किया है, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको मैं ब्लू एरो से डिनोट करूंगा। तो ये ब्लू एरोज वाला जो फोर्स है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का है। दिस विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 मल्टीप्लाइड बाय एरिया। और ध्यान से देखो कि इसके सिवा कंटेनर के ऊपर, अब ध्यान से सुनना, इसके सिवा कंटेनर के ऊपर कोई भी और वर्टिकल फोर्स नहीं लगेगा। आप देख लो चेक करके कि कंटेनर इतना है, बस खाली ये कंटेनर है जिसको मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ। स्टील का कंटेनर है मान लो, तो स्टील खाली ये ग्रीन 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 वाली जो जगह है, इतनी जगह पे स्टील है। ऐसा मत सोचना कि ये पूरा कंटेनर है, ये कंटेनर नहीं है, तो कंटेनर के अंदर की गैस है। तो कंटेनर इतना बड़ा है, और कंटेनर की सरफेस के ऊपर अगर आप फोर्सेस देखोगे तो कंटेनर की वर्टिकल सरफेस के ऊपर जो भी फोर्सेस लगेंगे ये सब हॉरिजॉन्टल होंगे, और ये सब बेचारे अपने आप कैंसिल हो ही जाएंगे, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट देम। कंटेनर की हॉरिजॉन्टल सरफेस खाली एक है, कौन सी, ये वाली। इसके ऊपर एक साइड एयर एटमॉस्फेयर है, दूसरे साइड ट्रैप करी हुई गैस है, और इन दोनों के फोर्सेस हमने ऑलरेडी लिख लिए, और इसके साथ साथ
हम अपने हाथ से एक फोर्स बाहुबली वाला अपने साइड से एक लगा रहे हैं यूं। तो इसके सिवा आप देख लो, बड़े केयरफुली आपको देखना है कि कहीं कोई फोर्स मिस नहीं हो जाए, बिकॉज इस तरह की प्रॉब्लम्स में जब टीचर्स प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं तब तो बड़ा आसान लगता है कि हाँ भाई ये 3 फोर्सेज हो गए, कर दो खत्म। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें तभी आती है कि जब आप खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तब कहीं एक आध फोर्स कोई मिस हो जाता है, कभी एक आध एक्स्ट्रा लग जाता है, जो नहीं लग रहा होता उसको भी लगा देते हैं। तो ये बड़े ध्यान से देखना कि कोई फोर्स मिस नहीं होना चाहिए और कोई फालतू फोर्स नहीं लगा देना है अपने को। एंड इफ़ यू डू दैट करेक्टली, देन आपको प्रॉब्लम सही सही सॉल्व करने से तो फिर कोई नहीं रोक सकता, और वही अपन करेंगे यहाँ पे। तो आगे देखो, डाउनवर्ड फोर्स है हमारा फोर्स और एटमॉस्फेरिक फोर्स, अपवर्ड फोर्स है ये वाला फोर्स, अंदर जो ट्रैप करी हुई गैस है उसका फोर्स। तो देयरफॉर एक इक्वेशन तो बन जाती है ये। रिमेंबर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना था कि F की कितनी वैल्यू, मतलब हमें कितना फोर्स लगाना है ये काम करने के लिए। तो अगर F अननोन है तो आप देखो ये चीज़ तो नोन है, प्रेशर ये P अननोन है, अभी ये P का वैल्यू मिल जाएगा तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और P तो हम निकाल लेंगे। देखो P का मतलब क्या है कि अंदर प्रेस करने के बाद गैस का कितना प्रेशर हो गया है। तब उसके लिए आप इस सरफेस को देखो, जिसको अभी मैं ओरिजिनल फिगर के अंदर आप देखो, ये जो लाइट ग्रीन कलर से मैंने हॉरिजॉन्टल सरफेस दिखाई है पानी की, इसको देखो। यू विल सी कि हमें पता है कि किसी भी लिक्विड के अंदर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर प्रेशर सेम रहता है। तो मैं बड़ी सिंपल सी बात करने वाला हूँ, एक पॉइंट ऐसा ले लेता हूँ और एक पॉइंट ऐसा ले लेता हूँ बाहर। तो लाइट ग्रीन कलर से ध्यान से देखना, ये 2 पॉइंट्स ले रहा हूँ यहाँ पे। इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर अगर आप देखोगे तो प्रेशर सेम होना चाहिए, और इन दोनों प्रेशर्स को मैं सेम कर देता हूँ। यू विल सी कि जो बाहर वाला पॉइंट है यहाँ पे जो प्रेशर होगा ये सिंपली हो जाएगा रो जी एक्स प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ध्यान से देखो कि ये पॉइंट के ऊपर पानी है और उसके ऊपर एटमॉस्फेयर है। तो देयरफॉर ये जो पॉइंट है मैं इसको अच्छे से मार्क कर भी देता हूँ यहाँ पे। तो ये हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एक्स, ये आ जाएगा। और यही प्रेशर अल्टीमेटली अंदर भी होना चाहिए, और अंदर वाला जो प्रेशर है यू कैन सी कि ये जो पॉइंट मैं अभी दिखा रहा हूँ यहाँ पे ब्लू कलर से जो डॉट लगाया अंदर, ये पॉइंट गैस के और पानी के बीच का इंटरफेस है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो प्रेशर होगा वही प्रेशर पानी का भी होगा, वही प्रेशर गैस का भी होगा। तो देयरफॉर जो गैस का प्रेशर है वो हम लिख सकते हैं इस तरीके से। तो मैं इसको लिख भी देता हूँ यहाँ पे। तो गैस का जो ट्रैप्ड गैस थी उसका प्रेशर हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एक्स। कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन 2 एंड रिमूव द रफ वर्क। अब आप देखो भारी समस्या है। समस्या ये है कि प्रेशर P अननोन था, तो उसको निकालने के चक्कर में हमने यही इक्वेशन लिखी। लेकिन दिक्कत ये है कि यही इक्वेशन लिखते ही फिर एक और अननोन आ गया x। भाई x की भी तो वैल्यू नहीं पता ना, हमें क्या पता कि ये पानी कितना अंदर चढ़ेगा। जितना पानी अंदर चढ़ेगा मग के अंदर उतना ज़्यादा आपकी उतनी कम x की वैल्यू होती जाएगी। तो हमें अनफॉर्चुनेटली अभी x की वैल्यू भी नहीं पता। कोई दिक्कत नहीं है, x की वैल्यू भी निकाल लेंगे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा हल्का सा आउट ऑफ द वे जा रहा हूँ, अंडर द अजम्पशन, एंड इट्स जनरली अ वेरी गुड अजम्पशन, कि आपने केमिस्ट्री में P1 V1 इक्वल टू P2 V2 पढ़ लिया होगा। अगर मान लो नहीं पढ़ा है तो फिर थोड़ा सा रुक जाओ, इस एग्जाम्पल को मुझे शायद पहले ही बता देना चाहिए था कि एग्जाम्पल को अभी आप नहीं करना। लेकिन जनरली इस पॉइंट ऑफ टाइम तक केमिस्ट्री में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, वो सब आप देख चुके होते हो, एंड इट्स जनरली अ वेरी गुड अजम्पशन कि बच्चों ने अभी तक वो कर लिया होगा। तो अगर आपने P1 V1 इक्वल टू P2 V2 या आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT देख रखी है, तो यू नो वेरी वेल कि इस गैस को, कौन सी गैस, ये जितनी ट्रैप हुई थी, इस गैस को कंप्रेस किया जा रहा है और इस कंप्रेशन में टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा। तो देयरफॉर यू कैन इजीली से कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2 हम इस गैस के ऊपर लगा सकते हैं जो मग के अंदर ट्रैप हो गई है। तो हमारी जो थर्ड इक्वेशन है वो यहाँ से आएगी। और ये क्वेश्चन मुझे स्पेशली इसीलिए पसंद है क्योंकि इसमें आपका PV इक्वल टू nRT का भी यूज़ हो जाता है, इसके अंदर थोड़ी सी मैकेनिक्स भी लग जाती है, थोड़ी सी हाइड्रोस्टैटिक्स भी लग जाती है, कई सारी चीज़ें मिक्स कर आके फाइनली बढ़िया खिचड़ी बनती है इसकी। तो अभी आप देखो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगा दो। P1 कितना था, P1 था आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। V1 अगर आप देखोगे तो V1 आपका था ये वाली हाइट मल्टीप्लाइड बाय ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो लेट्स पुट दैट हियर, हाइट मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। P2 मतलब कि फाइनल प्रेशर। अब फाइनल प्रेशर जो है इसी को हम ये इस लेटर P से डिनोट कर रहे हैं। तो जो फाइनल प्रेशर है वो जाता है P। और फाइनली अगर आपको वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम आप देख लो,
ये खाली जो रेड कलर से मैंने इधर वॉल्यूम लिखा है, जिसको अभी मैं ग्रीन कर रहा हूँ, ये वाला वॉल्यूम है आपका फाइनली। तो वॉल्यूम हो जाएगा ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स। तो ए और ए तो काट देते हैं, और ये पी का जरा जो वैल्यू निकाला था इक्वेशन 2 में वो चाहिए तो सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो पी नॉट एच इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स। ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी थर्ड इक्वेशन। तो यू कैन इजीली सी कि अब फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, ये तीन इक्वेशंस, एंड यू शुड आल्सो सी कि जो थर्ड इक्वेशन है उसके अंदर कोई नया अननोन नहीं आया है, नया वेरिएबल नहीं आया है। थर्ड इक्वेशन के अंदर खाली x है और बाकी वेरिएबल्स आपके पुराने हैं। तो देयरफॉर नाउ वी हैव 3 इक्वेशंस एंड 3 वेरिएबल्स। इनको डेफिनेटली 100% आप सॉल्व कर सकते हो, और सॉल्व करके जो भी आपको निकालना है, फोर्स एक्स वाई जेड, जो भी चीज़ निकालनी है वो आप 100% निकाल सकते हो। तो ये आइडिया होता है। और इस तरीके से हम दूसरे आइडियाज भी मिला के, केटीजी वगैरह थे, वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, या केटीजी नहीं, इनफैक्ट पीवी इक्वल टू एनआरटी वगैरह जो होते हैं वो तो आपके आगे चल के इसके अंदर मिक्स होंगे ही होंगे। बिकॉज आइडियल गैस की भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है प्रेशर। लिक्विड्स वगैरह की भी फ्लूइड मैकेनिक्स में जो प्रेशर प्रॉपर्टी है, प्रेशर, वो भी यूज हो रही है यहाँ पे। तो इन दोनों को मिला के जनरली काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। और उसका छोटा सा एक एग्जांपल ये था, बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा मैं उसमें अभी, क्योंकि वो तो फिर हम पी वी इक्वल टू एनआरटी के ऊपर जब जाएंगे तब वहाँ पे हम इसकी और मिक्सिंग करेंगे, और मिक्स कर करके लिक्विड्स के प्रेशर को मिक्स करके और क्वेश्चंस वहाँ पे बनाएंगे। लेकिन अभी थोड़ा बहुत ट्रेलर दिखा देना बेटर रहता है, सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर। तो छोटा सा P1 V1 इक्वल टू P2 V2 मिला के मैंने एक ये एग्जाम्पल बना के आपको दिखा दिया है। चलो भाई और आगे चलते हैं। नाउ लेट मी टेक यू टू अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। एक बड़ा प्रैक्टिकल सा केस है। कल रात जेम्स बॉन्ड की मूवी एक देख रहा था, उसमें जैसा होता है कि बड़ी दुर्घटनाएं हो रही थी एंड जेम्स बॉन्ड वाज ऑलवेज इन ट्रबल। सो हुआ ये था कि बंदे की कार जो थी वो नदी में गिर गई। नदी में गिर के वो फाइनली नीचे सिंक कर गई, और नीचे सिंक करने के बाद दिस गाय वाज ट्राइंग टू ओपन द डोर। अब उससे रिलेटेड मुझे याद है कि मैंने एक बुक में बड़ी अच्छी प्रॉब्लम देखी थी, तो आई इमीडिएटली थॉट कि उसको अपने एग्जाम्पल्स में ऐड करना चाहिए। देखो प्रॉब्लम ये है, बड़ी प्रैक्टिकल सी सिचुएशन है। देखो कभी भी वैसे गाड़ी से अगर आपको उतरना है, गाड़ी डूब रही है, आपको उतरना है, तो क्या करोगे? गेट खोलोगे, बाहर आ जाओगे। लेकिन समस्या ये है कि अगर मान लो गाड़ी ऑलरेडी थोड़ा डूब चुकी है, थोड़ा नहीं काफ़ी डूब चुकी है, यहाँ पे अगर मान लो सपोज किसी लेक वेक में गाड़ी गिर चुकी है और 8 मीटर की डेप्थ तक डूब गई है। अब 8 मीटर बहुत रीजनेबल डेप्थ है, अगर फीट में कन्वर्ट करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 24-25 फीट के आसपास आ जाएगा, विच इज़ वेरी रीजनेबल। तो बहुत ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल मैरियाना ट्रेंच में जाके डूब गई है गाड़ी, वैसा नहीं है। मान लो सपोज 8 मीटर्स की डेप्थ तक गाड़ी डूबी हुई है इस तरह से, और इसके अंदर यहाँ पे गाड़ी के अंदर एक पैसेंजर है, ड्राइवर है, कुछ भी। अब इसका टारगेट ये है कि भाई गाड़ी तो डूब चुकी है। लेकिन आप ये देखो कि गाड़ी डूबने के बाद ऐसा नहीं होता कि तुरंत गाड़ी के अंदर पानी भर जाएगा, बिकॉज गाड़ी के अंदर का जो स्पेस है, सी गाड़ी के जो कांच वाँच होते हैं वो बंद है मान लो सपोज, तो धीरे 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 करके उसमें पानी भरेगा। अल्टीमेटली पानी तो भरेगा उसमें अल्टीमेटली, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। और ये बंदा चाहता है कि भाई पानी भरे और मैं परेशानी में हूँ, उससे पहले मैं गेट खोल के निकल जाता हूँ। दिस गाय इज अ गुड स्विमर, तो उसको पता है कि मैं एक बार गाड़ी से बाहर निकल गया, देन आई विल बी एबल टू स्विम टू द टॉप वेरी इजीली एंड आई विल एस्केप। तो अब गाड़ी डूब चुकी है और ये बंदा गेट खोलने की प्लानिंग कर रहा है, और उसके बाद उसे याद आता है कि यार मैंने मित्तल सर के लेक्चर लिए थे, तो अब जरा मैं पहले फोर्स एनालिसिस करके देखता हूँ कि मैं ये गाड़ी का दरवाज़ा खोल पाऊंगा या नहीं खोल पाऊंगा। ये अपना प्लान है। तो अभी देखो डेटा मैंने दिया है, थोड़ा बहुत रफली हम कैलकुलेशन करके देखेंगे कि अगर कोई गाड़ी मान लो सपोज 8 मीटर की डेप्थ पे डूबी है, तो ये बंदे को गेट खोलने के लिए रफली कितना फोर्स चाहिएगा, उतना फोर्स लगाना ह्यूमनली पॉसिबल होता है या नहीं होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये बड़ी प्रैक्टिकल सी एनालिसिस है जो हम करके अभी देखने वाले हैं। हम देखो क्या करेंगे, छोटे मोटे थोड़े सिंप्लीफाइंग एजम्पशंस ले लेते हैं। जैसे आप देख लो कि जो एजम्पशंस हैं इसमें आप देख लो, एक तो गाड़ी के डोर एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर नहीं होते, लेकिन हम यहाँ पे मान लेंगे कि गाड़ी का जो डोर है उसकी जो हाइट है ये 2 मीटर्स है, और इसकी जो विड्थ है ये विड्थ 1 मीटर है। थोड़े इम्प्रैक्टिकल वैल्यूज़ हैं, बट मान लेते हैं चलो कि ये गाड़ी के रेक्टेंगुलर डोर के डायमेंशंस हैं। जो गाड़ी डूबी है इसका जो टॉप पॉइंट है ये यहाँ से 8 मीटर की डेप्थ के ऊपर है। जी की वैल्यू हम अप्रॉक्सीमेटली
10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर मान ही लेते हैं, तो वो हम मान लेंगे। अब देखते हैं, सबसे पहले तो प्रेशर निकाल लेते हैं, सिंपल कैलकुलेशन तो कर ही लेते हैं। तो अगर अपने को प्रेशर चाहिए, सी ये भी हमें पता है कि एक मान लो सपोज हमें इस तरह के डोर्स वगैरह के ऊपर किसी भी सरफेस के ऊपर अगर ओवरऑल फोर्स चाहिए, तो ये जो रेक्टेंगुलर सरफेस है, इस रेक्टेंगुलर सरफेस के ऊपर अगर मेरे को ओवरऑल फोर्स चाहिए, तो ये हो जाता है प्रेशर एट सेंटर ऑफ मास इनटू एरिया। तो आप देखो कि डोर का जो सेंटर है या सेंटर ऑफ मास है, उसकी डेप्थ अगर आप देखोगे तो उसमें 2 मीटर का आधा, दैट इज 1 मीटर अपने को और जोड़ना होगा। तो डोर का जो सेंटर ऑफ मास है उसकी डेप्थ है 8 मीटर प्लस 1 मीटर। तो प्रेशर एट सेंटर ऑफ मास अगर निकालना है तो ये हो जाएगा रो इंटू जी इंटू एच, और एच आप लिखोगे 9 मीटर्स। ठीक है, पानी की डेंसिटी आप देख लो अप्रॉक्सीमेटली 1000 हो ही जाती है, जी अप्रॉक्सीमेटली 10 है और 9, तो ये हो जाता है 9 T 1000। ये आ जाता है प्रेशर एट सेंटर ऑफ मास। एक और चीज ध्यान से देखो, यू माइट से कि सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लिया ही नहीं लूंगा, बिल्कुल नहीं लूंगा, बिकॉज आप ये देखो कि गाड़ी झील में गिरने से पहले तो आपकी नॉर्मल रोड के ऊपर ही चल रही थी, उस समय गाड़ी के अंदर जो एयर भरी थी उसका प्रेशर कितना था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देयरफॉर अगर ये दरवाजा है जिसको आप ऐसे खोलना चाहते हो मान लो, तो दरवाजे के इस साइड के अंदर एयर ऑलरेडी है, उसका प्रेशर अप्रॉक्सीमेटली एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलरेडी होगा। तो देयरफॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो जो पानी के ऊपर लग रहा है इधर और जो एयर के अंदर है वो दोनों साइड सेम ही होगा, तो वो तो अल्टीमेटली फैक्टर कैंसिल हो ही जाएगा, तो उसके बारे में अपने को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो देयरफॉर पानी एडिशनल कितना प्रेशर लगाएगा वो मेरे को चाहिए, और वो मैंने लिख दिया है कि ये पानी का तो प्रेशर हो जाएगा इन एसआई यूनिट्स। और अब अगर मान लो सपोज आपको इसका फोर्स चाहिए, तो फोर्स हो जाएगा प्रेशर एट सेंटर ऑफ मास मल्टीप्लाइड बाय एरिया। नाउ यू कैन इजिली सी कि 90,000 तो ऑलरेडी है, और एरिया आप देख लो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 2 मीटर इंटू 1 मीटर करोगे तो 2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। नाउ दिस इज गेटिंग आउट ऑफ द हैंड बिकॉज 180,000 और ऐसा यूनिट्स है मतलब कि न्यूटन्स। तो जो पानी आपके कार के दरवाजे के ऊपर फोर्स लगाएगा वो 180,000 न्यूटन्स के बराबर होगा, विच इज एज यू कैन सी ह्यूज फोर्स। और 180,000 न्यूटन्स की अगर फील लेके आनी है तो इसको वही mg से इक्वेट कर दो। अगर mg से इक्वेट कर दोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 180 और उसके बाद 2 जीरो और लगा दो, ये इतने kg के वेट को लिफ्ट करने के बराबर होगा। यू कैन सी कि 18,000 kg, तो 18,000 kg को लिफ्ट करने का जो आपको फोर्स लगाना पड़ता है वो फोर्स लगाओगे तब आप गेट को खोल सकते हो, या तब आप पानी के फोर्स को काउंटर एक्ट कर सकते हो, ये बात है। नाउ विच यू कैन इजीली सी इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल, बिकॉज इतना फोर्स तो आप कैसे लगाओगे। तो बात यह है कि ये फोर्स बहुत ज़्यादा होगा और इस फोर्स को काउंटर एक्ट करना बड़ा मुश्किल होगा। हालांकि इसमें एक पॉइंट थोड़ा सा और ऐड कर देना चाहिए कि देखो आपको ऐसा नहीं करना होता कि गाड़ी के दरवाजे को आप जब खोलते हो तो ऐसा नहीं होता कि दरवाजे को ऐसे खोलते हो, दरवाजा एक हिंज के अबाउट रोटेट कर सकता है। तो जब ये हिंज है मान लो सपोज, तो दरवाजे को हिंज के अबाउट आप करके ऐसे खोलते हो। ठीक है, मैं आपको फ्रंट व्यू दिखाता हूं। तो दरवाजे को जब आप खोलोगे तो दरवाजे को आप इस तरीके से खोलोगे हिंज के अबाउट रोटेट करके। तो देयरफॉर हमने फोर्स का तो अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेशन कर लिया, और निराशा तो हमें यही हाथ लग गई है कि भाई इतने फोर्स में अगर आप टॉर्क की भी एनालिसिस कर लोगे थोड़ी बहुत तो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी करके देखते हैं थोड़ा सा कि क्या एग्जैक्टली फिगर्स बनती हैं। सी आप ये देखो कि जो पानी का जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है जिसको हम सेंटर ऑफ मास से लगा रहे हैं, उसकी वैल्यू तो आ गई है 180,000, और इसका जरा इस हिंज के अबाउट टॉर्क भी निकाल के देख लेते हैं। जरा अपनी ओरिजिनल फिगर पे आते हैं एक सेकंड के लिए। तो ओरिजिनल फिगर में आप देखो कि ये जो ग्रीन डॉट लगा रहा हूं, सेंटर जो है हिंज अगर दरवाजे का ये है, ये हिंज है, इसके अबाउट दरवाजा रोटेट कर सकता है, और पानी का जो इक्विवेलेंट फोर्स है 180,000 वो यहां से लग रहा है। तो इस पानी का या हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का जो टॉर्क होगा वो टॉर्क हो जाएगा F परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाय R। तो जरा वो भी निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, रफर हटा देते हैं। तो इस पानी की वजह से जो टॉर्क आएगा ये हो जाएगा 180,000 मल्टीप्लाइड बाय R, और R का मतलब हो जाएगा 1 का आधा यानी 1/2। तो पानी की वजह से जो टॉर्क आएगा वो भी हो जाएगा 90,000 SI यूनिट्स। ये पानी आपके दरवाजे पर टॉर्क लगा रहा है, और ऑब्वियसली अगर मुझे दरवाजा खोलना है तो मैं फोर्स किधर लगाऊंगा। सी वी ऑल नो मैकेनिक्स, तो हमें पता है कि हम अगर ये हिंज है
तो हिंज का जो बिल्कुल फार्देस्ट पॉइंट होगा जहाँ पे दरवाजे का हैंडल होता है, उस जगह अगर मैं फोर्स लगा के पुश करूंगा तो मेरे फोर्स की वजह से मैक्सिमम टॉर्क जनरेट होगा। तो अब मान लो सपोज अपने पैर से मैं इधर से पुश करके, यहाँ से अगर मैं पुश करके दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, फिगर में अगर देखा जाए तो कौन सा पॉइंट होगा, बिल्कुल एक्सट्रीम ये वाला जो पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं पैर से धक्का देके खोलने की कोशिश कर रहा हूँ और ये फोर्स मैंने लगा दिया है एफ, तो मेरे फोर्स का जो टॉर्क होगा, टाउ डैश बोल देते हैं, ये हो जाएगा एफ मल्टीप्लाइड बाय आर। हम तो पूरा आर यूज करेंगे। और अल्टीमेटली अगर आपको दरवाजा खोलना है तो ये अपने टॉर्क को एटलीस्ट हाइड्रोस्टैटिक टॉर्क के बराबर करना होगा, इफ नॉट मोर। तो अगर इक्वेट भी कर देते हो तो हमारा टॉर्क इज इक्वल टू हाइड्रोस्टैटिक टॉर्क। यू कैन इजीली सी कि उस केस में भी अगर आप देखो, मतलब अगर आपको यही निकालना था कि भाई कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ओपन द डोर, तो यू कैन सी कि आपको 90,000 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर आप टॉर्क की एनालिसिस भी करते हो तो 90,000 न्यूटन का टॉर्क लगाओगे, सॉरी फोर्स लगाओगे बिल्कुल एंड पॉइंट पे, तब जाके वो फोर्स इतना टॉर्क जनरेट करेगा कि दरवाजा खुल सके, विच ऑब्वियसली विल बी नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि कभी इस तरह की सिचुएशन आए, भगवान ना करे, लेकिन अगर कभी इस तरह की सिचुएशन आती है तो जो बंदा अंदर है, अगर कार डूब चुकी है और आपको दरवाजा खोलना है, तो आप दरवाजे को खोल के इस तरीके से तो एस्केप नहीं कर सकते, ये तो श्योर है। तो दूसरा क्या ऑप्शन होगा? दूसरा ऑप्शन है थोड़ा सा एडवेंचरस, थोड़ा सा डेंजरस है, लेकिन प्रैक्टिकल ऑप्शन वही है कि आप क्या करो, जो गाड़ी का कांच होता है उस गाड़ी के कांच को खोलना शुरू करो ना। यूल से कि सर क्या बोल रहे हो, गाड़ी को कांच को खोलते तो पानी अंदर आ जाएगा। भाई पानी तो हर तरफ से वैसे भी थोड़ा थोड़ा करके अंदर आ रहा है, तो पानी तो अल्टीमेटली 5-10 मिनट में वैसे भी अंदर पूरा भरने ही वाला है। तो आप क्या करोगे, आप गाड़ी के कांच को खोलो, कांच को खोल दोगे, पानी को अंदर आने दो, और पानी, टेक अ डीप ब्रेथ, पानी अंदर आने दो, पानी को ऑलमोस्ट भरने दो। और पानी जब ऑलमोस्ट 90% टाइम्स भर जाएगा अंदर, तब आप देख लो कि पानी अंदर भी है, पानी बाहर भी है। ये गेट है, अब इसके अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी है, तो पानी पानी अपने प्रेशर को तो वैसे ही बैलेंस कर देगा। और फिर उसके बाद अगर आप गेट खोलना चाहोगे तो वो गेट आराम से खुल जाएगा, और फिर उसके बाद गेट को खोल के आप एस्केप कर जाओ। दैट इज ऑब्वियसली नॉट अ वेरी ग्रेट ऑप्शन, बिकॉज बड़ा डेंजरस सा, रिस्की सा, एडवेंचरस सा ऑप्शन है। लेकिन फिर ऑप्शन क्या है, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। तो दिस इज बेसिकली द आइडिया। सो विद दिस एग्जांपल वी कैन सी कि अगर फिजिक्स को इमरजेंसी सिचुएशंस में भी अगर आप लगाना चाहो तो लगा के इट कैन डेफिनेटली सेव योर लाइफ इफ यू आर गुड एट फिजिक्स, ये बात है। तो बड़ा अच्छा था, बढ़िया सा एग्जांपल था जिसमें हमने ये देखा कि ये प्रेशर बैलेंसिंग या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को आप इस तरह की सिचुएशंस में कैसे यूज करते हो। और आगे चलते हैं। अब मैं थोड़ा सा और हार्ड वाले एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ने वाला हूं। तो अभी इसके बाद जो एग्जाम्पल्स होंगे इनमें यू हैव टू बी केयरफुल। दीज एग्जाम्पल्स, 2-3 एग्जाम्पल्स मैं अभी और लेने वाला हूं, ये थोड़े से टफ लेवल के हैं, तो इनको जरा दिल थाम के आपको सुनना, देखना और समझना होगा। अभी आप देखो, जैसे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक यूट्यूब है और यूट्यूब को मैं रोटेट कर रहा हूँ विद सम एंगुलर स्पीड ओमेगा। और अब की बार समस्या ये है कि इस यूट्यूब के अंदर मैंने एक लिक्विड नहीं भरा है, इसके अंदर 2 अलग अलग तरह के लिक्विड्स हैं। यू कैन सी कि ये यहाँ तक एक लिक्विड है, यहाँ तक एक लिक्विड है। और फिर आगे एक बार वीडियो को पॉज कर दो और क्वेश्चन पढ़ लो, और उसके बाद देख लो कि बेसिकली क्या दिया है, क्या निकालना है, एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। और क्वेश्चन बेसिकली ये है कि इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, और देखो ऑब्वियसली जैसा क्वेश्चन में उन्होंने दिया है कि एक साइड के लिक्विड की डेंसिटी कुछ अलग है, दूसरे साइड के लिक्विड की डेंसिटी कुछ अलग है। अब ऑब्वियसली अगर डेंसिटी अलग अलग होगी, मान लो रो2 वाला जो लिक्विड है वो रो2 वाला लिक्विड कम डेंसिटी का है, तो रो1 वाला ज़्यादा है, तो ज़्यादा डेंसिटी वाले कम लिक्विड कम डेंसिटी वाले को पुश करेगा। अगर आप इस यूट्यूब को रोटेट नहीं करते हो तो कम डेंसिटी वाला लिक्विड पुश होकर थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, ज़्यादा डेंसिटी वाला थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। दोनों साइड पे लेवल बराबर नहीं रहेगा अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। लेकिन अगर आप इसे रोटेट करना शुरू करते हो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस लगेंगे, एंड यू कैन इजीली सी कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन बीच से नहीं जा रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन थोड़ा सा साइड से जा रही है ऐसे, तो यू कैन इजीली सी कि जो लिक्विड दूर है इसके ऊपर ज्यादा सूडो फोर्स लगेगा, ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। और अगर रो1 वाले लिक्विड के ऊपर ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो उसकी टेंडेंसी ज्यादा इधर भागने की होगी, और उसका डेंसिटी अगर रो2 से ज्यादा भी था, ज्यादा डेंसिटी होने की वजह से जो रो1 वाला लिक्विड था वो नीचे बैठने की कोशिश कर रहा था, मतलब ये जो इंटरफेस है इनका, इसको इधर शिफ्ट करने की टेंडेंसी थी ज्यादा डेंसिटी की वजह से। लेकिन अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट देखोगे तो वो इसको अपोज करेगा,
तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि अगर आप मान लो सपोज ओमेगा की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते एक पर्टिकुलर वैल्यू ले आओ, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट ज़्यादा डेंसिटी के इफेक्ट को कैंसिल कर दे और दोनों का लेवल वापस सेम हो जाए। ये पॉसिबिलिटी तो डेफिनेटली है और क्वेश्चन में उन्होंने यही दिया है। क्वेश्चन में उन्होंने ये बोला है कि मान लो सपोज मैं रोटेट कर रहा हूं इसको और मैं इसको ऐसी एंगुलर स्पीड से रोटेट करता हूं कि दोनों साइड पे लेवल सेम हो जाता है। अंडर दैट कंडीशन अपने को निकालना है कि इन दोनों की डेंसिटी का रेशियो कितना है, ये निकालना है अपने को। और क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और याद करो कि इससे थोड़ी देर पहले भी मैंने यूट्यूब को रोटेट करने वाला एक क्वेश्चन बनाया था। उस क्वेश्चन में मैंने वो आइडिया यूज कर लिया था कि एक लिक्विड को अगर आप रोटेट करोगे तो पैराबोलिक सरफेस बनती है, और वो सब यूज करके मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। लेकिन ये क्वेश्चन वैसे सॉल्व नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैंने इसमें दोनों डेंसिटीज अलग अलग कर दी हैं। सी, एक पर्टिकुलर मटेरियल अगर आप कंटेनर में भर के रोटेट करते हो तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना बड़ा आसान है, वो तो आपके वो पैराबोला वाले तरीके से सॉल्व हो जाएगी। लेकिन यहां समस्या ये है कि अगर दोनों अलग अलग मटेरियल्स हैं, अलग अलग डेंसिटी है, उसके लिए अगर आप रोटेशन करते हो तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें इसमें बेसिक से ही जाना पड़ेगा। और दैट इज एग्जैक्टली व्हाट मेक्स द क्वेश्चन नाइस एंड एंजॉयबल, कि हम बेसिक से जाएंगे और बेसिक से जाके देखेंगे कि क्या करना है, कैसे फोर्सेस बैलेंस करने हैं एंड सो ऑन। तो चलो, अभी क्वेश्चन तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। वीडियो को पॉज करने का टाइम आ गया है, इस वीडियो को पॉज कर दो। मैं 100% बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन आसान नहीं है। जनरली इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड कि आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा खुद से, बट फिर भी अगर आप क्वेश्चन को पहले 5-10 मिनट खुद से ट्राई करते हो, फाइट मारते हो, और उसके बाद फिर मेरा सॉल्यूशन देखोगे, तब आपको असली में क्वेश्चन समझ में आएगा। सीधे सीधे सॉल्यूशन देख लोगे तो फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले आई वुड रिकमेंड कि आप इसे खुद से ट्राई करके देख लो। पेन पेपर उठाओ, खुद से आप इसको सॉल्व करके देख लो जितना सॉल्व कर सकते हो। और उसके बाद अगर बन जाता है तो अमेजिंग ही बात हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं बनता है देन यू कैन हैव अ लुक एट माय सॉल्यूशन। पॉज। सिचुएशन है तो प्रेशर कितना आ जाएगा?
ओके, चलो लेट्स मूव अहेड। चलो भाई, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन। देखो, सबसे पहले तो लेट मी जस्ट डिस्कस द अप्रोच विदाउट गेटिंग मैथमेटिकल। लेट मी जस्ट डिस्कस द अप्रोच कि हम करने क्या वाले हैं, और फिर इसको आगे मैथमेटिकली अटैक करेंगे। देखो, हमारा आइडिया फंडामेंटली तो ये रहेगा कि वी विल लुक एट दिस इंटरफेस। इंटरफेस मतलब जहाँ पे दो मटेरियल्स ज्वाइन हो रहे होते हैं, वो सरफेस को देखते हैं। यू नो वेरी वेल कि अगर इक्विलिब्रियम आ चुका है तो इसका मतलब है कि जो ये इंटरफेस है वो ना तो राइट साइड में जाएगा ना लेफ्ट साइड में जाएगा, ये इंटरफेस अपनी जगह स्टेशनरी रहेगा। तो हमारी अप्रोच ये रहेगी कि इंटरफेस के जस्ट राइट साइड के अंदर जो प्रेशर है P2 वो निकाल लेंगे, इसके जस्ट लेफ्ट साइड में प्रेशर जो है P1 वो निकाल लेंगे, और जो इंटरफेस है उसके ऊपर ऑब्वियसली अगर वो इधर भी मूव नहीं कर रहा, वो इधर भी मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि उसके दोनों साइड पे प्रेशर अल्टीमेटली सेम रहेगा। और अगर इसके दोनों साइड पे प्रेशर सेम है तो ये P1 और P2 दोनों हम बराबर करने वाले हैं। फंडामेंटली हम ये करेंगे। नाउ P1 निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं? P1 निकालने के लिए अब ध्यान से देखो, हैव अ लुक एट द फिगर। P1 निकालने के लिए हम इस रास्ते से आएंगे। यूं, अगर इस रास्ते से, ग्रीन वाले रास्ते से अपन ट्रैवल करते हैं तो रो जी एच का प्रेशर बढ़ेगा। वो सब जो आइडियाज हमने लगाए थे एक बार, वो सारे आइडियाज लगा के हम देखेंगे कि अगर राइट साइड से अप्रोच करके पहुंचते हैं तो ये जो प्रेशर होगा P1 ये मिल जाएगा। सिमिलरली अगर लेफ्ट साइड से नीचे और उसके बाद आगे ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँचते हैं तो हमें प्रेशर P2 मिल जाएगा। ये हम दो अलग अलग रास्तों से आके P1 और P2 निकालेंगे, एंड देन फाइनली वी विल से कि अगर हम एक ही जगह पहुंच रहे हैं तो एट द एंड ऑफ द डे प्रेशर तो सेम ही होना चाहिए, तो वो प्रेशर को हम अल्टीमेटली सेम करने वाले हैं। तो फंडामेंटली स्पीकिंग तो ये अप्रोच है। अब आगे जरा इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एग्जीक्यूट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और याद दिला देता हूँ कि हमने देखा था कि अगर मान लो सपोज मेरे पास एक पाइप है और ये पाइप रोटेट कर रहा है, तो हमने देखा था कि सेंटर के ऊपर जो भी प्रेशर होता था और एक जनरल डिस्टेंस r के ऊपर जो प्रेशर होता था, इन दोनों में जो प्रेशर डिफरेंस होता था वो आप याद करो, फॉर्मूला होता था हाफ रो ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर। ये प्रेशर डिफरेंस होता था बिटवीन टू पॉइंट्स सिचुएटेड लाइक दिस। हम इस रिजल्ट को भी यहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो इसको भी ध्यान रखना। और चलो अभी ये रफ वर्क हटा देता हूँ, लेट मी नाउ शो यू कि हम किस तरीके से अप्रोच करेंगे। सी, सबसे पहले हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं और यहाँ से नीचे आते हैं और नीचे आके फिर इधर जाते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ से प्रेशर कितना चेंज होगा। यू ऑल्सो कैन सी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो दोनों साइड से सेम ही रहेगा, तो वो अल्टीमेटली इक्वेशंस के अंदर कैंसिल हो जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बॉदर करने की जरूरत ही नहीं, यू कैन नेग्लेक्ट इट आउटराइट। और बाकी देखो, अब ऑब्वियसली अगर आप सबसे पहले नीचे आओगे तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा, जिसको मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, ये प्रेशर तो हो जाएगा ρ2gh। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नेग्लेक्ट भी कर देते हो तो नीचे आने पे प्रेशर बढ़ता जाएगा। और ये जो मैंने सबसे पहला पॉइंट मार्क किया, यहाँ पे तो प्रेशर हो जाएगा ρ2g/h। इसके बाद अब ध्यान से सुनना, इसके बाद ये सेंटर ऑफ रोटेशन है। तो जब आप अंदर आओगे, यू नो वेरी वेल कि किसी भी रोटेटिंग लिक्विड में अगर आप बाहर के साइड में जाते हो तो प्रेशर बढ़ता जाता है, अंदर के साइड में आओगे तो प्रेशर कम होगा। तो जब आप यहाँ से अंदर आओगे तो ये प्रेशर बढ़ेगा नहीं, ध्यान रखना, ये प्रेशर कम होगा। और हमें पता है कि सेंटर ऑफ रोटेशन और एक जनरल पॉइंट के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो होता है हाफ रो ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर। तो देयरफॉर नाउ यू कैन सी कि ये वाला जो पॉइंट होगा, इसके ऊपर ध्यान से देखो, यहाँ पे जो प्रेशर हो जाएगा, जितना ओरिजिनल प्रेशर था वो आप देख लो, जो ओरिजिनल प्रेशर था वो था आपका ρ2gh। उसमें से जो सर्कुलर मोशन वाला जो प्रेशर है वो सब्ट्रैक्ट होगा, बिकॉज आप अंदर के साइड आ रहे हो तो प्रेशर बढ़ेगा नहीं, कम होगा। तो सर्कुलर मोशन वाला प्रेशर इसमें से कम करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। और कितना? हाफ रो ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर। अब ये r कितना है उसकी भी कहानी है, वो भी देख लो। r अगर आप एक बार निकालते हो तो आप देख लो, क्वेश्चन में जो डेटा दिया तो उसमें दिया था कि एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से a डिस्टेंस के ऊपर है और यहां से 3a डिस्टेंस के ऊपर है। एक बात ये दी थी, और दूसरी बात इन्होंने ये भी दी थी कि जो दोनों लिक्विड्स हैं, इन दोनों लिक्विड्स की डेंसिटी इक्वल है। तो सॉरी, इन दोनों लिक्विड्स का वॉल्यूम इक्वल है। वॉल्यूम इक्वल है तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा कि ये जो डिस्टेंस है, जो इंटरफेस है, ये मिडिल में होगा एग्जैक्टली। तो ये डिस्टेंस जो मैं मार्क कर रहा हूं इधर, ये 2a होगा, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी 2a होगा। तो आप ये डिस्टेंसेस के कैलकुलेशन करके देख लो
ये ए है और ये 2a है। तो इसका मतलब है कि ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगा, ये देखने में बराबर लग नहीं रहा है, लेकिन जो ये रिमेनिंग डिस्टेंस होगा जिसको अभी मैंने ग्रीन लाइन से मार्क किया है, ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये भी अल्टीमेटली ए ही आएगा। तो अब ये सारा रफ वर्क में हटा देता हूँ, अदरवाइज द फिगर विल बिकम टू मेसी। और यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ कि ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस देखने में नहीं लग रहा है लेकिन ये भी ए है, और ये डिस्टेंस आपका 2a है। ये सारे डिस्टेंसेस भी मैं निकाल के रख देता हूँ। तो अब आप देखो कि जो मैंने यहाँ पे r लिखा था, ये कौन सा r था, ये वाला था। ये r और कुछ नहीं है, ये r अल्टीमेटली a ही है। तो अब मैं r को भी मिटा देता हूँ और r को मिटा के a कर देता हूँ, तो r स्क्वायर की जगह हो गया a स्क्वायर। ठीक है, अभी हमारा प्रेशर P2 डायरेक्टली निकला नहीं है, ये प्रेशर किधर तक आया है, यहाँ तक। हम लेफ्ट साइड से नीचे आ चुके हैं और यहाँ तक आ चुके हैं। और ये एक्सेस ऑफ रोटेशन जो है, ध्यान से देखो, अभी हम एक्सेस ऑफ रोटेशन तक पहुंचे हैं। एक्सेस ऑफ रोटेशन के ऊपर अगर आप देखोगे तो जो प्रेशर मिलेगा वो प्रेशर हमें मिल जाएगा इतना। ठीक है, यहाँ तक तो बात हो गई। अब इसके बाद थोड़ा सा हमें और आगे बढ़ना है, लेकिन अब हम जब आगे बढ़ेंगे यहाँ पे ऐसे, अभी लाइट ग्रीन कलर का जो रीजन मैं शेड कर रहा हूँ उसको आप देखो, इस रीजन को जब हम क्रॉस करेंगे तो अब हम कौन से मटेरियल के अंदर मूव कर रहे हैं, रोवन डेंसिटी वाले मटेरियल के अंदर मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम फिर आप देख लो कि हम एक्सिस ऑफ रोटेशन से फिर अब दूर जा रहे हैं। तो जब आप एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और अगर प्रेशर बढ़ेगा तो भाई फिर ये कितना हो जाएगा, वो भी मैं मार्क करके रख लेता हूँ। तो यहाँ पे जो प्रेशर था, इस प्रेशर को मैं P2 बोल रहा था, तो ये प्रेशर P2 जो है इसको मैं थोड़ा अलग से ही लिख लेता हूँ यहाँ पे। इसमें जो ओरिजिनल प्रेशर था वो तो जितना हमारा ये था ये तो हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको तो कॉपी कर लेते हैं ऊपर, ρ2GH माइनस ρ2GH माइनस हाफ ρ2 ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, ये प्रेशर तो हमारा ऑलरेडी यहाँ तक आ गया था, इस जगह तक। अब इसके बाद आप एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर जा रहे हो तो प्रेशर थोड़ा सा और बढ़ेगा, और अगर बढ़ेगा तो आप उसको क्या करोगे, उसको ऐड करोगे, और कितना हो जाएगा, हाफ ρ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला होता है, और ये रो कौन सा है, ये ρ1 वाला रो है। और आर भी आप देख लो, ये आर भी और कुछ नहीं है, ये ए है। तो इसको तो मैंने चुपचाप डायरेक्टली ए ही लिख दिया था शुरू से ही। बट ये आपका प्रेशर हो जाएगा कहाँ पे, अगर इंटरफेस के ऊपर आपको प्रेशर चाहिए, लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हो, तो इधर से अप्रोच करके अगर आप देखोगे तो आपको ये प्रेशर मिल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, एक साइड से तो हमने प्रेशर कैलकुलेट करके देख लिया। हमें प्रेशर चाहिए इधर से इधर तक। लिमिट्स अगर आप चेंज करोगे इसमें हो जाती है हाफ ρ ओमेगा स्क्वायर।
ठीक है, looks okay, fine. Okay. चलो वापस चालू करते हैं। Okay. चलो सिमिलरली हम इसको राइट साइड से अप्रोच करते हैं और इंटरफेस को राइट साइड से अप्रोच करके देखते हैं कि प्रेशर में कितना चेंज आ जाएगा सबसे पहले। तो लेट मी गेट रिड ऑफ ऑल दैट रफ वर्क। तो ये सब हटा देते हैं। देखिए ये सब जो हमने कैलकुलेशन किया था इसका कंक्लूजन तो हमारे पास यहाँ पे आ ही चुका है। ये जो कंक्लूजन है हमें प्रेशर मिल गया है अगर आप इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हो। अब आप देखो जब राइट साइड से अप्रोच करोगे तो स्टार्टिंग तो बड़ी आसान होती है। सबसे पहले जो प्रेशर इंक्रीज होगा वो तो वही रो जी एच वाला फॉर्मूला लग जाएगा। सो लेट मी राइट दैट हियर। यहाँ जो प्रेशर होगा तो ये तो हो जाएगा रो 1 जी मल्टीप्लाइड बाई एच। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब आगे थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब इसके बाद मैं इधर से इधर जाने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, सॉरी प्रेशर डिक्रीज करेगा, बिकॉज आप रोटेटिंग लिक्विड में सेंटर की तरफ जाते हो तो प्रेशर कम होता है। तो ये मैं जाऊँगा तो प्रेशर कम होगा। तो इसमें से मेरे को कुछ कम करना पड़ेगा प्रेशर, लेकिन कितना कम करना पड़ेगा वो थोड़ा केयरफुली देखना होगा। बिकॉज लुक केयरफुली कि सेंटर ऑफ रोटेशन ये है। हमें ये पता है कि किसी भी रोटेटिंग लिक्विड के अंदर सेंटर से आर डिस्टेंस के ऊपर अगर आप जाओगे तो जो प्रेशर डिफरेंस आता है वो हो जाता है हाफ रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, राइट। लेकिन ये तब होता है जब आप सेंटर पॉइंट और एक जनरल पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस देखते हो। लेकिन यहां पे दिक्कत ये है कि हमें ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस देखना है। इन दोनों में से कोई सेंटर नहीं है। ये वाला जो पॉइंट है ये सेंटर से मान लो R1 डिस्टेंस पे है, ये वाला पॉइंट सेंटर से R2 डिस्टेंस पे। तो हमें अगर R1 और R2 डिस्टेंस के ऊपर स्थित दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस देखना है तो हमें क्या करना होगा, हमें सीधे सीधे ये फॉर्मूला नहीं लगाना होगा, इसको इतना सा मॉडिफाई करना होगा। आप देखो कि R1 डिस्टेंस के ऊपर जाने पे ये प्रेशर डिफरेंस आता था, R2 डिस्टेंस के ऊपर जाने पे जो प्रेशर डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा हाफ रो ओमेगा स्क्वायर R2 स्क्वायर। तो ऑब्वियसली इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, वो सिंपली इन दोनों का डिफरेंस ले लो तो आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच का प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा। किन दोनों का, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का प्रेशर डिफरेंस। तो देयरफॉर जो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला था उसको हमें हल्का सा मॉडिफाई भी करना पड़ेगा। और अब जरा ये सब मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, एंड यू कैन सी कि अब मैं ये बोलने वाला हूँ कि अगर यहाँ और यहाँ पे जो ग्रीन लाइन मैंने बनाई है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर प्रेशर डिफरेंस चाहिए तो हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर टाइप का कुछ रिजल्ट आपको यूज करना होगा। तो लेट मी राइट दैट हियर। यहाँ पे जो डेल्टा पी आएगा इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा हाफ रो ओमेगा स्क्वायर R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर का डिफरेंस। अब आप देख लो R1 R2 में ये तो डिस्टेंस 3a दिया है और ये छोटा वाला डिस्टेंस हमें पता है, हमने अभी भी निकाला था a थोड़ी देर पहले। तो देयरफॉर R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर ये करना होगा, बेसिकली ये बात है। ठीक है, तो अभी आप देखो ये हो जाएगा हाफ रो 1 ओमेगा स्क्वायर इंटू 8a स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका डेल्टा पी। इतना प्रेशर चेंज होगा अगर आप क्या करोगे, अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आओगे तो प्रेशर के अंदर जो रिडक्शन आएगा, जो कमी आएगी, वो कमी आपकी इतनी होगी, ये चीज़ है। तो इसको अब जरा मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो फाइनली आप देख लो कि अगर इस इंटरफेस के आप जस्ट राइट साइड पे पहुँचते हो तो यहाँ पे प्रेशर अगर P1 था तो नाउ यू कैन कंफर्टेबली से दैट P1 कितना हो जाएगा, रो 1 GH तो ऑलरेडी था और इसमें से डेल्टा पी कम होने वाला है। जो नीचे मैंने डेल्टा पी रखा है इसको रिड्यूस करने वाले हैं। सो इट विल बी लाइक दिस, एंड नाउ जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा पी एंड कैलकुलेट फर्दर। यू कैन इजीली सी कि कंसेप्चुअली बहुत मस्त प्रॉब्लम है ये, बिकॉज आप खुद ही देखो कि अगर एक जैसा मटेरियल में भर देता तब तो हम सीधे सीधे पैराबोला का आइडिया लगा के चुटकियों में प्रॉब्लम सॉल्व कर देते। अभी बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन चुटकी नहीं, कम से कम ताली तो बजानी पड़ रही है यहाँ पे, तो प्रॉब्लम हो तो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग गई है। एंड
Now just let me put that delta P here, so it will be something like 4 rho 1 omega square a square. ये आपके पास आ जाता है P1 और वो आ गया था P2, तो ये आपके प्रेशर्स आ जाते हैं। एंड P2 क्या था वो मैं मार्क कर ही चुका हूँ, पहले दोबारा कर देता हूँ, ये हो जाता है P2। एंड यू नो वेरी वेल कि कोई भी इंटरफेस को अगर आपको रखना है स्टेशनरी तो उसके दोनों साइड के ऊपर प्रेशर इक्वली होने चाहिए। तो लास्ट में बस मैं ये P1 और P2 को इक्वेट कर दूंगा, और इक्वेट करके बहुत सारी चीज़ें कैंसिल वैंसिल होंगी, सबको कैंसिल मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं, और जो आएगा वो फाइनली निकाल लेंगे। तो ऐसे ही आप देख लो कि इन दोनों को जब आप इक्वेट करोगे तो इनफैक्ट कैंसिल तो ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी जो जो एडजस्टमेंट होगा वो एडजस्टमेंट करके हम रिजल्ट्स निकाल लेंगे। लास्ट में आप देख लो कि निकालना क्या था, हमें ये निकालना था कि डेंसिटीज का रेशियो क्या है। क्वेश्चन में शायद ये पूछा था कि एक साइड बोला था कि एक साइड वाटर है, इस साइड वाटर है और दूसरे साइड कोई लिक्विड है, और उसकी रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है। किसी भी चीज़ की रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोला जाता है। रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है कि उसकी डेंसिटी लो न्यूमरेटर में, पानी की डेंसिटी लो डिनोमिनेटर में, रेशियो ले लो। तो जो रेशियो होता है उस रेशियो को ये लोग रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको जो फाइनली चीज़ निकालनी है वो निकालनी है ये आपको निकालना है। और इसके बाद बस अब इसके बाद का कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। ये जो दोनों इक्वेशंस हैं 1 और 2, इन दोनों को आप इक्वेट कर दो, P1 और P2 को सॉल्व कर लो, ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ेगी। सिंपल कैलकुलेशंस के बाद आपको रो 1 और रो 2 का रेशियो मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, बिकॉज बेसिक से जाना पड़ा नंबर 1, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि इसमें हमें वो चीज़ भी यूज़ करनी पड़ी कि अगर कोई रोटेटिंग पाइप है उसके अंदर अगर आपको दो जनरल पॉइंट्स के बीच का प्रेशर डिफरेंस चाहिए तो हाफ रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डायरेक्टली नहीं लगेगा, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। इट्स वेरी सिंपल। लेकिन एग्जाम में यही सारी सिंपल चीज़ें परेशान कर देती हैं, एकदम से लगता है कि यार ये लगेगा या नहीं लगेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो देयरफॉर you should be well prepared and well practiced with these kind of problems before you go into examination hall। तो ये एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी जिसको हमने सॉल्व कर लिया है।